शानदार तेजी के साथ हफ्ते की शुरुआत करते हुए बाजार और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिन के दौरान और कुछ नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में बढ़ता हुआ आगे निफ्टी बचा हुआ आखिरी 1.5 घंटा यही मजबूती बरकरार रहेगी या फिर आएगी थोड़ी मुनाफा वसूली। बचे हुए समय में क्या करें आप और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर है, नतीजे लेफ्ट फ्रंट एंड सेंटर आ रहे हैं, बट उससे ज्यादा बाजार में जबरदस्त तेजी है। फ्राइडे के एक एबरेशन के बाद आज फिर से पूरा मूव बढ़िया हो गया। कभी कभार ऐसा होता है दीप कि जब मैं कोई मीटिंग में किसी कॉल में फंस जाता हूँ, मैं थोड़ा लेट आता हूँ जी। और कभी कभार ऐसा होता है जब दीप मुझे बुलाते हैं कि सर आ जाओ, शो का टाइम हो गया, मैं तुम चलो मैं आता हूँ। लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है जब मैं अपनी मर्जी से बहुत समय से पहले आकर बैठ जाता हूँ, जिसमें से आज और कोइंसिडेंटली वो वही दिन होता है जब बाजार में बड़ी छलांग। हाँ ना जिस दिन बाजार अच्छा उसी दिन मेरा आने का बड़ा मन होता है। तो आज देखिए डे हाई पर मार्केट है 17,300 की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की। दिन के ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी 43,400। कहाँ है मंदी एक दिन की कमजोरी के बाद। और अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हम शुक्रवार को कह रहे थे कि ये गोल्डन चांस है खरीदने का, जहाँ डरने के बजाय आपको खरीदारी करनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर अगर आपको 6% नीचे मिले तो ये हमेशा नहीं होता, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। 43,400 पर 0.25% का बड़ा उछाल और लगभग सारी कमजोरी जो शुक्रवार की उसे रिकवर करने की कोशिश करता हुआ बाजार। इसके अलावा सेंसेक्स लगभग 800 पॉइंट ऊपर है। चौतरफा खरीदारी आपको नजर आएगी। ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिए क्योंकि आपको एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो लाल निशान में नजर आएगा। रफ्तार रेट सेंसिटिव में है। बैंक निफ्टी 0.25% की उछाल के साथ सबसे टॉप गेनर है। रियल एस्टेट इंडेक्स 2.25% ऊपर है। ऑटो इंडेक्स में 0.2% की तेजी है। एनबीएफसी का इंडेक्स 0.2% मजबूत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बैंकिंग और इंटरेस्ट रेट से जुड़े हुए सेक्टर आज बाजार की तेजी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो ये है कमाल जो भारतीय बाजारों ने आज करके दिखाया। तो बहुत जबरदस्त की तेजी आपको नजर आएगी अक्रॉस द बोर्ड। आर्यन जी, मतलब बैंक्स तो लीडरशिप दिखा रहे हैं, बट उसके अलावा देखिए सभी सेक्टर्स में मूव है। मेटल्स आज यहाँ पर बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स वापस मोमेंटम में आपको दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बड़ी तेजी बनी हुई थी और वो तेजी अभी भी बरकरार है। तो 75% रिट्रेसमेंट हो गया सर। मंदी के स्टॉक लॉस ट्रिगर हो चुके हैं सारे। निफ्टी में तो 101% ट्रिगर हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे के ट्रिगर हो चुके हैं 43,400 के। और क्लोजिंग भी अगर आपको 43,400 की मिलती तो आपको डेफिनेटली 43,350 के ऊपर की क्लोजिंग पे बैंक निफ्टी पर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेनी चाहिए। एक ही बेहतरीन क्लोजिंग आपको शुक्रवार के सेशन में मिली है दीप, इससे बढ़िया जो थी गुरुवार को 43,685 राउंड फिगर में 43,700 मान लें। अगर आप अभी भी अड़ियल हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं करना चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन और वेट कर लें। 43,700 के ऊपर बंद हो तब तो आपको काट नहीं है। अदरवाइज 43,350 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं, जहां पर आप हैं अभी, अगर यहीं बंद हो जाते हैं आखिरी 1.5 घंटे में, तब भी आपको शॉर्ट काट लेने चाहिए। और बैंक निफ्टी में तो 18,250 की क्लोजिंग पे शॉर्ट काटना बनता ही है। और वैसे भी 18,267 का हाई जो गुरुवार का वो आप पार कर चुके हैं, तो अब शॉर्ट रहने में कोई समझदारी वाली बात है नहीं। तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तौर पर है। ठीक डिसिप्लिन वैसे ही होना चाहिए जैसा कि आपका 43,200 या 43,000 के नीचे का लेवल आने के बाद आपने शुक्रवार को अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया होगा बैंक निफ्टी पर। लेकिन निफ्टी ने आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होने दिया 18,000 का। सो एक इंडेक्स ने ट्रिगर जरूर किया। और ये कभी कभार ऐसी 6 सिग्मा इवेंट ऐसी होती है जो आपकी उम्मीद से बाहर की होती है और उस दिन कभी कभार ऐसा स्टॉप लॉस होता है। अगर इस तरह का स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर हो तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये बाजार की फितरत है। स्टॉप लॉस कब ट्रिगर हो? जब आपने ढंग से न लगाया हो या प्रेडिक्टेबल इवेंट पर ट्रिगर हुआ हो, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है। तो ये अगर शुक्रवार को आपकी तेजी की तरफ स्टॉप लॉस 43,000 के या 43,200 के आपने जो भी लगाए वो अगर ट्रिगर हो भी गए तो कोई बात नहीं है। ऐसा मार्केट में रहने पर हमेशा होगा। ये कुछ ऐसे एक्सीडेंट है जिससे कभी आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है तो आपको वापस किस तरह से रिकवरी देखने को मिलती है। तो आज की रिकवरी बेहद काम की है। पॉइंट नंबर 1, आज की रिकवरी इसलिए अच्छी कि पूरी की पूरी आपको स्क्रीन पर होती हुई दिखी है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा गैप मिला हो जिसमें आप ले ना पाए हो। आपको आराम से मार्केट हर लेवल पर लेने और बेचने का मौका दे रहा है। और आज की रिकवरी में एक और खास बात है कि बैंक निफ्टी ने एक बार के लिए, कभी कभी होता है ना फॉल्स ब्रेकडाउन, जो शुक्रवार को दिखाया है, लेकिन निफ्टी ने पहला लेवल भी कमजोरी का 18,000 के नीचे का जो होता है वो दिखाया नहीं और रिकवर हो गया। सो आई थिंक ताकत बरकरार है। और दीप, गुरुवार को हम एक ही बात करें, एक शायद कोई छोटा झटका लगे, अब वो झटका बैंक निफ्टी में लग गया, निफ्टी में कम लगा, तो आई थिंक उस झटके के बाद बाजार हल्के होकर आज देखें ना
पुट कॉल रेशियो 0.59 बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड, इसीलिए बैंक निफ्टी इतना जोर से भाग रहा है। जबरदस्त। हल्का मार्केट है, शॉर्ट है, तो आप देखिए शॉर्ट कवरिंग आज, एक्चुअल शॉर्ट कवरिंग आज दिख रही है मार्केट में। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अपने नहीं समझ में आया, इंडेक्स 1000 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी होता नहीं समझ में आता, जाने दो, पैसे दूसरी जगह बन रहे हैं, लगाओ मिड कैप्स में दाव, ढूंढो, लगे रहो। चांदी बिल्कुल, मौके भी कई सारे मिल रहे हैं और स्टॉक्स में तो जबरदस्त एक्शन है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल। और एक जो थीम हमने पकड़ी हुई है पीएसयू बैंक्स, वहां पर भी देख लीजिए आज शायद उतने स्टॉक्स एक्शन में नहीं है, बट इंडियन बैंक नंबर्स देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम 4255 करोड़ से बढ़कर 5508 करोड़ की आपको आती दिखी है। और ओवरऑल मुनाफा देखिए जी, जबरदस्त मुनाफे में 984 करोड़ का मुनाफा 1447 करोड़, 50% मुनाफे में बढ़ता है ये इंडियन। एक चीज़ कहना चाहता हूँ इंडियन बैंक के नतीजों के साथ ही, बैंक्स को अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्वभाव है, बैंकों का स्वभाव है कि कभी कभार आपको वाइल्ड मूवमेंट ऐसा देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है, लेकिन आप देखिए इंडसइंड बैंक सीआरओ के रिजाइन करने के बाद आज 5% ऊपर है। ठीक है, कैनरा बैंक देखिए, हर एक फ्रंट पर आपको नंबर खराब दिखेंगे, तो 5% नीचे से रिकवर होकर हरे निशान में आता हो दिख रहा है। ये ताकत है बैंक्स की, ये ताकत है बैंक्स की। आपकी उम्मीदें कुछ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नतीजे साल दर साल, तिमाही दर तिमाही जो ग्रोथ और मजबूती दिखा रहे हैं वो बाजार को पसंद आ रहे हैं। यानी कि अगर रिकवर होना है, तेजी से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले रेट सेंसिटिव है बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, बस यहीं पर दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपका पूरा का पूरा एक्शन। बैंक्स पर तो रखिए नजर, दमदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इंडियन बैंक आई थिंक प्रोविजंस बढ़कर आए हैं, इसलिए स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं, बट साल दर साल देखेंगे तो 34% प्रोविजंस बढ़े हैं, और तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तो 2% प्रोविजंस बढ़कर आए। तो वो एक फैक्टर जरूर है इंडियन बैंक्स के नंबर्स के लिए, अदरवाइज बाकी सारे फैक्टर्स बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पर भी। और भी नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपर्ट से भी करनी है बातचीत, ढेरों आइडियाज हैं उनके पास भी। आइए सबसे पहले ट्रिगर्स और आज जो नंबर्स और खबरें आ चुके हैं वो भी जान लें। नुपुर और अरमान है तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स में एफएनओ में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट और महानगर गैस के आज नतीजे आने वाले, तो इन स्टॉक्स पे फोकस है। कंसाई नेरोलैक जहां पे बोर्ड बैठक है, नतीजों के साथ कंपनी डिविडेंड और बोनस पर भी विचार करने वाली है, तो इस स्टॉक पर भी आज आपको रखनी है नजर। साथ ही साथ कल की बात करें तो रिजल्ट्स में लुपिन, रेन इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और अपोलो टायर्स जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पे कल के नतीजे आते दिखेंगे, तो ये इन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। आईपीओ से मैनकाइंड फार्मा की कल लिस्टिंग है, ओएफएस था पूरा का पूरा आईपीओ, सब्सक्रिप्शन करीबन 15 गुना ये भरा था, तो इस पर भी रहेगी नजर। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट का जो आईपीओ है वो भी कल ओपन हो जाएगा, इसकी जो साइज है वो 3200 करोड़ के आसपास की है। एक्सटेट है ओएफएसएस की, जिसके इंटरिम डिविडेंड है 225 रुपए, तो इस स्टॉक पे आपको कल एडजस्टमेंट नजर आएगा, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर। परसों की वेंसडे की बात करें तो निफ्टी से डॉक्टर रेड्डीज और एलएनटी के नतीजे आते दिखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, तो यहाँ पर रहेगी नजर। एफएनओ से बॉश, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गुजरात गैस के कल नतीजे वेडनेसडे के दिन नतीजे आएंगे, तो ये भी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जहाँ पे 6 महीने का प्री आईपीओ लॉक इन खत्म हो जाएगा, तो इस स्टॉक पे भी रखिए नजर। एक्सटेट के चलते कोफोर्ज इंटरिम डिविडेंड है 19 रुपए का, लॉरस लैब इंटरिम डिविडेंड करीबन 1 रुपए के आसपास का है, तो दोनों ही स्टॉक में आपको एडजस्टमेंट नजर आएगा। एक्सटेट और रिकॉर्ड डेट के चलते वेल्सपेन इंडिया बायबैक का जो एडजस्टमेंट है वो आपको वेंसडे के दिन होता हुआ दिखेगा। कर्नाटका असेंबली इलेक्शन से, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। पर्नड रिकॉर्ड की जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में जो उनको रिजेक्ट की गई थी एप्लीकेशन, उसकी भी सुनवाई बुधवार के दिन होने वाली है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। ग्लोबल से यूएसए से सीपीआई का डेटा आने वाला अप्रैल के महीने से, जहाँ बाजार की नजर रहेगी। तो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स तो हैं, बट नतीजों पर पूरा फोकस है इस समय, और फ्रंट एंड सेंटर पर यहीं पर आपको नजर भी रखनी है एक्शन को लेकर। आइए अरमान से जानते हैं कुछ नतीजे और आज की कुछ खबरें। गुड आफ्टरनून अरमान, बताएं। जी, नतीजों में सबसे पहले यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में अगर आप देखें तो मुनाफे में लगभग आपको 38% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखेगी। मार्जिन्स पर भी आपको कट दिखेगा, लगभग 22.6% से गिरकर लगभग 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी का जो गाइडेंस है वो भी है, अगर FY24 की बात करें तो 4 से 8% का ही सिर्फ जो है रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहे हैं। वही कामकाजी मुनाफे में 6 से 10% का कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। कैनरा बैंक
स्टैंड अलोन मुनाफा की बात करें 90% के आसपास की आपको उछाल दिखेगी। एनआईएस में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, लगभग 23% के आसपास की ग्रोथ है। और असेट क्वालिटी अगर आप देखिए यहाँ पर इंप्रूव होकर आती हुई दिखी है। ग्रॉस एनपीए 5.9% से गिरकर 5.4% 35% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। एक्साइड यहाँ पर स्टैंड अलोन मुनाफे में लगभग 95% की आपको गिरावट दिखेगी, पर इसमें आपको नोट करना है कि जो पिछली बार का Q4 था वहाँ पे उनको एक मुश्त मुनाफा था लगभग 4,700 करोड़ के आसपास का, इसके चलते आपको ये दिख रहा है। इसीलिए आपको कामकाजी मुनाफे में आपको बढ़त दिख रही है, 349 करोड़ से बढ़कर लगभग 367 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मार्जिन में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 10.2% से बढ़कर 10.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। सीजी पावर यहाँ पर मुनाफा लगभग 112 करोड़ का जो मुनाफा था वो 426 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें वहां पर भी बढ़िया बढ़ोतरी, 165 करोड़ से बढ़कर 275 करोड़ आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते यहाँ पर आप देखें मार्जिन जो है वहां पर भी इंप्रूवमेंट है, 11.2% से बढ़कर लगभग 14.4% पर आते हुए दिखे हैं। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में आपको बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर, प्राज इंडस्ट्रीज और इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर ये आती हुई दिखी है कि आज जो है इथेनॉल को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें आपको 100% फ्लेक्स व्हीकल पर ईवी की तरह जो है 5% जीएसटी पर चर्चा संभव है। उसी के साथ साथ 2024 तक 100% फ्लेक्स इंजन वाली टू व्हीलर जो है वहां पर भी लॉन्च करने के लिए वहां पर जो है चर्चा संभव हो सकती है। पेनार इंडस्ट्रीज और कैपेसिटा इंफ्रा, यहां पर बात करें पेनार इंडस्ट्रीज को लगभग 680 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। वहीं कैपेसिटा इंफ्रा यहाँ पर अगर आप बात करें तो 224 करोड़ का इन्हें भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एमसीएलआर की दरें दोनों में बढ़ती हुई दिखी है। एमसीएलआर जहाँ पर एचडीएफसी बैंक में 0.05 से 0.15, वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 0.15 से 0.2% के आसपास जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं। आरवीएनएल 43 लाख शेयर्स, बैंक ऑफ इंडिया 17 लाख और जोमेटो हमेशा की तरह लगभग 10 करोड़ शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें और पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बाजार का इन खबरों के आसपास और नतीजों के नजदीक। आइए एक्सपर्ट्स के नजदीक चलते हैं। हमारे साथ है सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, सचिन जी और सिद्धार्थ जी। पंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी स्वागत है आपका। पहले तो आपने शुक्रवार के शो में, जब क्लोजिंग शो में अंबुजा सीमेंट की खरीदारी करने की राय दी, आज सुबह से अदानी ग्रुप के बाकी सारे शेयर कमजोर है, लेकिन ये बड़ी मजबूती से टिका हुआ है, डटा हुआ है, और इसके लिए आप सुमित जी को धन्यवाद देते हुए अपडेट दे सकते हैं और उसके बाद आप अपनी कॉल भी रखें। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी धन्यवाद पहले तो। अनिल जी फ्राइडे को ही अंबुजा सीमेंट में और अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरह की चार्ट फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वीक बाजार में भी जैसे जैसे ये वॉलेटिलिटी रुकेगी, सीमेंट स्टॉक में एक अच्छा रन अप देखने को मिल सकता है। आज हमने देखा कि लगभग 410 रुपए तक के लेवल्स अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आए। मेरा मानना है कि 400 रुपए के ऊपर यहाँ पर फ्रेश ट्रैक्शन, फ्रेश मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आया है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स, ये जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर बिल्कुल बने रहे। और आज मैं सुबह सुमित जी को सुन रहा था, उन्होंने पिक ऑफ द वीक इसको चुना है और 425, 430 ये जो टारगेट्स है, मेरा मानना है कि बहुत जल्द आते हुए नजर आ सकते हैं, तो पोजीशन में बने रहें। अब अनिल जी अभी के लिए जो बिल्कुल की मेरी गुजारिश थी, जो स्टॉक था जो मेरे रडार पर आया है, वो है M&M फाइनेंस। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। हमने रिजल्ट्स के बाद भी इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी और उस वक्त ये मेंशन किया था कि ये 280, 285 एक बहुत बड़ा लॉन्ग रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था, जो नंबर्स के बाद पार होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल उसी लाइंस पर M&M फाइनेंस में एक तेजी बनते हुए नजर आई। आज फर्दर एक कंसोलिडेशन, एक दिन के पॉज के बाद उसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 302 और 305 रुपए के टारगेट्स के लिए M&M फाइनेंस में खरीदारी करेंगे। इसके फ्यूचर्स के लेवल्स हैं 288 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। M&M फाइनेंस यहाँ करनी है आपको खरीदारी। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 790, 791, 790, 791। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का, परसों का ये हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। भारती एयरटेल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आपकी बार दिखाने को तैयार है। 780 इसका नीचे पे सपोर्ट है। 780 के स्टॉप लॉस से भारती एयरटेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 805 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 810 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट है, मोमेंटम के लिए प्ले करें, 780 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें।
805, 810 के टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल बड़े दिनों बाद मेरे ख्याल से महीने भर में पहली रिकमेंडेशन आई होगी यहाँ पर खरीदारी करने की। और सुमित जी को कुछ, सुमित जी बाई चॉइस या बाई कंपल्शन किसी ने प्रेशर डाला आप पे? नहीं अनिल जी, कोई कंपल्शन नहीं है, चार्ट्स को देख के ही मूवमेंट पकड़ा है। वंडरफुल। तो चार्ट पर है तैयार भारतीय, कुछ एक्शन के लिए तैयार है सिद्धार्थ जी पूरे जोश खरोश के साथ, बिल्कुल सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी पहले तो बधाई आप स्वीकार करें, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने कौन सा वॉरेन बफेट, नहीं सॉरी ब्रेंड बफेट दिया था। हाँ। उसमें मैरी को उन्होंने कहा था कि उस बफेट में मैरी को शामिल किया जाए, और नतीजे के बाद 8-9%। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय मैरी को किसी को पसंद नहीं आता था। सिद्धार्थ जी बोले तो लोग सिद्धार्थ जी को भी पसंद कम कर रहे थे कि मैरी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन आज देखिए ही हैज द लास्ट लाफ। एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ जी बताएं सर, मैरिको पर भी अपडेट दे और आपकी पिक भी। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपको आपने याद रखा और अप्रिशिएट किया। और अगर मैरिको के नतीजे अच्छे रहे हैं और आने वाले समय में भी रूरल इंडिया में जिस हिसाब से डिमांड ग्रोथ दिख रही है, वॉल्यूम्स बेहतर हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि आपको मैरिको में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी होल्ड करना चाहिए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत होल्ड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी इसके लिए। और आज जो स्टॉक है ये सुपर सिट में, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, बट अब जो प्राइसेस बढ़ सकते हैं वो सोना के हैं, और वो है सोना बीएलडब्ल्यू जो इक्विटी का स्टॉक है। पहला टारगेट आपको रखना है 635 रुपए, 535 रुपए का, और दूसरा पोजिशनल टारगेट आपको रखना है 630 रुपए का। ये प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल ईवी का। अगर देखा जाए तो 25% रेवेन्यू मिक्स ईवी का आता है। Q3 ऑर्डर बुक जो है वो करीबन 24,000 करोड़ का है, जिसमें 70% ऑर्डर बुक ईवी का है। एक्सपेक्ट करते हैं कि ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन सोना बीएलडब्ल्यू में और बढ़ेगा, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है सेल्स ग्रोथ 25 से 30% आने का सीएजीआर आने वाले 2 सालों के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 535 का, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल समय दे तो 630 भी आ सकता है। सोना खरीदना है इक्विटी मार्केट का, सोना बीएलडब्ल्यू। ओके, तो सोना बीएलडब्ल्यू ये आ रहा है सिद्धार्थ जी के रेडार पर, और स्टॉक में आप एक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए बिल्कुल सचित जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सचित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेट्रोपोलिस वापस मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। ये काउंटर हमने फ्राइडे के सेशन में भी कवर किया था, लगभग अराउंड 1286 के आसपास 1355 का पहला टारगेट हमने दिया था। वो टारगेट अभी अचीव हुआ है, बट जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग्स चेस करने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा एलिवेटेड बेस बन चुका है, लगभग अराउंड 1310 1315 के आसपास का। तो फिलहाल स्टॉप लॉसेस आपको 1315 पे लगाना है, एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बनना चाहिए अराउंड 1385 पे, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1400-1420 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। सो अभी भी खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, तो मेट्रोपोलिस पर रखिए नजर, 1400 के पार भी जाने के लिए तैयार हो रहा है, और ये काउंटर है सचिन जी के रेडार पर। सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ओपनिंग कॉल्स आ गई हैं, तो एक शॉर्ट कॉर्नर भी बनता है राकेश जी, कुणाल जी का। बताएं सर। दीपांशु, जब आपने बोला ना सभी के कॉल्स आ गए हैं, तो मुझे लगा आपका इशारा है सिर्फ चार्ट कॉर्नर छोड़ के, और मुझे लगा कुणाल जी ने लगता है फिर कतार में नहीं लगाया है हमको, लेकिन हम कतार में थे। तो हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है HCL टेक, इस पर है खरीदारी की राय। और दीपांशु यहाँ पे खास बात क्या है कि जब आईटी की अर्निंग शुरू हुई थी तब इसके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला था। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है और बड़े पैमाने पर चार्ट पर एक रिवर्सल है। शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का एक अच्छा कैंडिडेट है। 25-30 रुपए का अपमूव शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। बंसल जी, आपने जिस तरह से कुणाल जी की खिंचाई की है, कुणाल जी ने अपना कनेक्शन काट दिया और वो बोल रहे कि अब मैं नहीं बोलूंगा।
नहीं कोई नहीं अनिल जी, इसके लिए भी हम रेडी हूँ अनिल जी। इतनी बार वो छुट्टी भी आजकल बहुत लेते हैं अनिल जी, तभी मैं काम करता ही हूँ। तो एचसीएल टेक पे अनिल जी स्टॉप लॉस जो है 10 रुपए नीचे अनिल जी 1070 के नीचे का अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना है। 1070 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1105 के लक्ष्य के लिए एचसीएल टेक है हमारा चार्ट कॉर्नर पे। 1105 के टारगेट से एचसीएल टेक खरीदारी करने की राय दे दे। कुणाल जी आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, बंसल जी ने आपकी जो बारी में जो बोलना था वो भी खुद ही बोल गए। अनिल जी देखिए ऐसा कर रहे हैं अनिल जी, और देखिए अनिल जी जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने कतार में इनको रखा नहीं है। अनिल जी देखिए आज से कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि आप बोल नहीं पाते हैं, मैं देखिए किस तरह भाभी जी के सामने अपनी बात रख पाता हूं। तो अनिल जी इसीलिए उन्होंने अनिल जी ये अपने ऊपर बीड़ा उठाया था कि वही आगे से हाथ हिलाएंगे, और अनिल जी अब दोष मुझ पर डाल रहे हैं। देखिए कतार की तो बात हो चुकी है, जहां बंसल जी खड़े होंगे कतार वहीं से शुरू हो जाएगी। हाँ, तो कतार में तो नहीं लगाया तो कुणाल जी ने ठीक ही किया। बंसल जी कहाँ कतार में खड़े? बंसल जी अब सेलिब्रिटी है, उनसे कतार शुरू होती है। जहाँ बंसल जी खड़े होंगे वहीं कतार शुरू होगी। बिल्कुल। चलिए तो बाजार है मजबूती के साथ एकदम, और धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती बढ़ाकर हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 अंक अब ऊपर हो चुके हैं, तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आने के संकेत आ रहे हैं। एक और रिकवरी का संकेत दिख रहा है आज बाजार के दिग्गज से, जिससे निफ्टी को सपोर्ट मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़े दिनों बाद एक्शन में आता दिखा है। 2485 के आसपास स्टॉक पहुंचा है 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ। जरा सचिन जी इसके चार्ट पर नजर डालिए और बताइए क्या कुछ वाकई में कमाल करेगा या फिर वनडे वंडर है सिर्फ? अनिल जी इनफैक्ट यहाँ पर हमने फ्राइडे को भी एक रिकमेंडेशन दी थी, एंड पिछले हफ्ते में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था 2400 लेवल के ऊपर, मुझे लग रहा है वही से इसकी ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अप्रैल के सीरीज में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था, लगभग 18-19 दिन इसने 2360 2380 इसी पर्टिकुलर रेंज में एक अच्छा स्क्वीज बनाया था, एंड उसके बाद ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर काफी लेग्स अभी भी बाकी है। पोजिशनल के लिहाज से तो 2550 का जो मैंने टारगेट दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है, एंड कहीं पर भी ट्रेंड में बदलाव नहीं है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंफर्टेबली अभी ट्रेंड हो रहा है। प्लस अगर हम इसका वीकली डेटा देखें तो वहां पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। तो आई थिंक डेटा वाइज कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, एंड इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है ये जो पिछले हफ्ते से जो मोमेंटम मिला है वो अभी भी कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। सो विदाउट एनी डिस्टॉर्शंस मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकती है। 2460 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो प्रोबब्ली अराउंड 2455 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस की ही सलाह होगी, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड इंटैक्ट होगा 2550 तक का। यह है आपके लिए रिलायंस पर राय इस वक्त। आइए पेटीएम का स्टॉक है आज भरपूर एक्शन में, नतीजों के बाद भी, मंथली अपडेट के बाद ही, और उसके सबके बाद जो कुछ भी कॉनकॉल में आई हैं अपडेट्स, उसके बाद और तेज होता हुआ दिन के ऊंचाइयों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वजह क्या है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो पेटीएम में जबरदस्त तेजी बनती दिख रही है? वरुण तैयार है बताने के लिए सारी डिटेल्स। वरुण। तो अनिल जी शुरुआत तो मैं नतीजों के साथ करता हूं, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काबिल तारीफ है, क्योंकि आय अगर आप देखेंगे तो 51% के आसपास का जंप जो है वो यहाँ पे देखने मिला है। और एबिटा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एबिटा बिफोर ईसॉप्स वहाँ पे कंपनी ने लगातार दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे मुनाफा किया है, और अच्छा खासा मुनाफा है 234 करोड़ के आसपास का। साल दर साल तो वहाँ लॉस था, लेकिन पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का केवल मुनाफा था। तो ये कंपनी ने जो कहा था कि हम डिलीवर करते रहेंगे, उसको कंपनी ने डिलीवर किया और अच्छी खासी बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। नो डाउट बॉटम लाइन पे 168 करोड़ के आसपास का घाटा है, लेकिन वो भी अगर आप देखेंगे तो साल दर साल और क्वार्टर वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। नो डाउट कंपनी की जो इंटरनल्स है, जैसे कि जीएमवी है, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी देखने मिली है क्वार्टर में भी, और मंथली भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूनिट्स जो है उसमें साल दर साल 25% के आसपास की बढ़ोतरी है। पेमेंट वॉल्यूम जो है वहाँ बढ़ोतरी है। लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहाँ पे भी करीब 148% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कौन हुई थी इस कंपनी की? सैटरडे को 11 बजे के आसपास एनालिस्ट कॉल जो हुई थी उसमें मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और खासकर मैनेजमेंट का कहना था कि जो पेमेंट कारोबार है वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आपके याद होगा हाल ही में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को मंजूरी मिली थी, उसका कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। यूपीआई पे जो क्रेडिट कार्ड्स है, जो अप्रूवल दिया है आरबीआई ने रुपे कार्ड को, वहाँ पे इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये कंपनी खुद जो है रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली है आगे चल के कुछ समय में।
कोई बैंक या एनबीएफसी जिसके साथ भी ये टाई अप करेंगे, लेकिन उनके साथ टाई अप करके ये रुपए क्रेडिट कार्ड में उतरने वाली है। सबसे बड़ा सवाल जितने भी एनालिस्ट कम्युनिटी थी या फिर जो भी लोग कॉन कॉल में थे, उनको इस कंपनी के साउंड बॉक्स को लेके था, क्योंकि साउंड बॉक्स ये भी इनके कंपनी के कारोबार में आता है और पिछले कुछ समय में वहाँ पे कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। इसके लिए लोग ये पूछना चाहते थे कि क्या उस कारोबार में आगे ग्रोथ होगी, क्या कंपटीशन कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे साफ कहना था कि इनफैक्ट अगर यहाँ पे दूसरी कंपनियाँ इस पूरे कारोबार में आती है तो उससे इस कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट है वो बढ़ता है, नुकसान की जगह इस कंपनी को उसका बड़ा फायदा जो है वो आने वाले समय में मिलने वाला है। तो ये कारोबार जिसको लेके प्रॉब्लम थी, वहाँ कंपनी का साफ कहना था कि हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं, अभी भी पोटेंशियल जो है उस पर कारोबार में काफ़ी ज़्यादा है और आगे चल के यहाँ भी आपको फ़ायदा होते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी कहा कि जून में ये नए पार्टनर्स जो है उनको भी जोड़ने वाले, यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज, और जल्द जो है फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी ये कंपनी हो जाएगी, ये मैनेजमेंट का कहना था। हालांकि उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया, लेकिन जल्द फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। ब्रोकरेजेस का भी भरोसा है और एक अच्छी लाइन मुझे लगी ब्रोकरेजेस की, FY25 तक भारत में इंटरनेट कारोबार में सबसे ज़्यादा मुनाफा बनाने वाली कंपनी जो है वो पेटीएम बनने वाली है। फिर से बोलो FY25 तक वित्त वर्ष 2025 तक इंटरनेट से जुड़े भारत कारोबार में जो जितनी भी है कंपनियां हैं जो इंटरनेट से जुड़ा कारोबार करती हैं, उनमें हाईएस्ट मुनाफा पेटीएम बनाएगी। फिर से बोलो, पक्का अनिल जी, मैं इसके लिए लाइन लिख के लेके आया, इसलिए मैंने 3 बार अंडरलाइन करवाई है बोल्ड लेटर्स में। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं वरुण जी आप। तो मैनेजमेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं मुझे। ब्रोकरेज हाउस ये कह रही है। ओके, ब्रोकरेज हाउस ये कह रही है। और टारगेट सिटी ने बढ़ाया है, CLSA ने बढ़ाया है, सबने अपना लक्ष्य बढ़ा ही दिया है। और अनिल जी, मैं तो कॉन कॉल सुन रहा था तो गजब का कॉन्फिडेंस था। तो वो एक कारोबार जिसको लेके प्रॉब्लम थी ना, उसमें भी सबको चुप करा दिया। अच्छा, कौन सा? वो साउंड बॉक्स का कारोबार, जिसको लेके लोग कह रहे थे कि अब कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। तो कहा कुछ नहीं, अभी भी जो पोटेंशियल है मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये जोड़ने कितना जोड़ेंगे वो तो अलग है। 60 से 70 लाख जो मर्चेंट्स है उसका पोटेंशियल अभी भी साउंड बॉक्स के लिए। हालांकि हर महीने करीब लाख के आसपास जोड़ते हैं, तो अगर वो एक्सपांड करता है किसी नए कॉम्पिटिटर के आने से भी, तो इनके लिए वो बेस जो है वो और बढ़ जाता है, तो वो एक फायदा इनको मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट में आता हुआ दिख रहा है और ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन पेटीएम पे। और इसीलिए आज दीप आप देखिए सबको आराम से मौका दिया लेने का। आपने पूछा भी था, आधा % ही ऊपर खुल रहा है, क्या करें? मैंने कहा गोल्डन चांस है, फायदा उठाइए। आधा %। आज देखिए दिन की ऊंचाई पर 729 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 28 के आसपास। और मेरे ख्याल से तीसरा टारगेट हमारा 735 का है शायद। लगभग उस तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी की विशेष टिप्पणी इस पर आती हुई दिख रही है। जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी आपसे प्रेरणा लेकर आज सवेरे मैंने पिक ऑफ द वीक में इसको दिया था। पहला टारगेट था 730 का, 729 तक तो आ ही गया। तो अनिल जी आपका जो टारगेट है वो भी आ चुका है, मेरा भी टारगेट आने वाला है। लेकिन अनिल जी जो बात अभी वरुण बोल रहे थे साउंड बॉक्स की, अनिल जी बहुत ही उपयोगी चीज है। तो अनिल जी कभी आपने पेटीएम के जरिए पेमेंट किया हो तो जैसे ही आप पे करते हैं वो आवाज आती है कि पेटीएम में इतने रुपए प्राप्त हुए। अनिल जी उससे दुकानदार भी संतुष्ट हो जाता है, उसकी भी चिंताएं दूर हो जाती हैं और ग्राहक जो है सामान खरीद रहा है उसकी भी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मुझे लगता है कि इसका प्रसार प्रचार अनिल जी बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा काम आता है पान की दुकान पर। हाँ, क्योंकि वो छोटे छोटे पेमेंट करने होते हैं ना, तो बस पेमेंट आ गया, वो दोनों संतुष्ट हो जाए, देने वाला भी लेने वाला भी। देने वाला भी संतुष्ट है, उतना ही गया है, लेने वाला भी सुन लेता हाँ भाई आ गया है, तो वो चेक करने की जरूरत। तो बिल्कुल ये बात सही है। और मैंने आपका नाम इसलिए नहीं लिया कि मैंने कहा कुणाल जी का टारगेट हिट होना बाकी है। आप चाहें तो एक रुपए का ग्रेस मार्क दे दीजिए कुणाल जी। हाँ, बिल्कुल 730 का पहला टारगेट, लेकिन ग्रेस मार्क आपसे बात करने की। हाँ सर। अनिल जी पेटीएम को पे तुम करो भी कहते हैं अनिल जी, तो आप पे कर दीजिए अनिल जी 1 रुपया। नहीं, ग्रेस मार्क से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुणाल जी डिस्टिंक्शन मार्क्स में पास हुए हैं और उसकी वजह बता दूं, 730 का जो टारगेट है कुणाल जी का 1 हफ्ते का है। 7 दिन का है, 7 घंटे का नहीं। एग्जैक्टली जो 729 पहुंच चुका है, तो कुणाल जी के लिए टारगेट हिट की मोहर लगा दी जाए, 1 रुपए का ग्रेस दे दिया जाए।
मैं भी बड़े दिल वाला आदमी, मेरी तरफ से। ओके, ऐसे आपको जरूरत नहीं है 710 और 722 के दो टारगेट, मेरे तो 735 वाला तीसरा टारगेट है। मेरे तो इतना दूर है कि मैं ग्रेस मार्क्स भी नहीं मांग सकता। 735 में भी टाइम है। लेकिन आइए बढ़ते आगे, सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS DT वाला। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर वेदांता में पिछले 4 हफ्तों में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। लगभग अराउंड 275 के आसपास इसने काफी समय बिताया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हो रहा है, जिस तरीके से एक डेली चार्ट ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, उसके बेस से एक रिवर्स हुआ है प्राइस मूवमेंट, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट होना चाहिए एंड वापस लगभग अराउंड 290-300 के आसपास से स्विंग नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है वेदांता के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 279.50 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 274.30 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से पॉसिबली एक 280-283 तक मूव एक्सटेंड होगी, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 295 के टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको राइड करनी चाहिए। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर मूव चेस करने की सलाह दी है 270 के इन द मनी कॉल ऑप्शन द्वारा। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है वेदांता के फ्यूचर्स में 295 के फाइनल टारगेट के लिए 274.30 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, वेदांता बड़े दिनों बाद एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय 274.30 रुपए 274.30, स्टॉप लॉस का लेवल 283, पहला टारगेट 295 तक जाने की तैयारी वेदांता की। तैयारी सेठी साहब के जुड़ने की बिगुल के बाद सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज 2 स्टॉक्स है जिसमें एक कैश का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, तो जिसमें खरीदारी करनी है। पहले कौन सा फरमाएंगे सर? पहले कैश मार्केट वाला स्टॉक है। बताएं अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, स्टॉक का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स, जो अभी 1042 के लेवल पे ट्रेड करता है। 1080 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1025 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉक कई बार मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, निचले लेवल से रिकमेंड करते आया हूँ, वहां से अच्छे अपसाइड बने हैं। एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स, फिर एपीआईज बनाती है और एग्रो केमिकल्स और फाइन केमिकल्स भी बनाती है। इनका एक नया प्लांट अंकलेश्वर में हाल ही में कमीशन हुआ है फार्मा एपीआईज बनाने के लिए, और जितनी लीडिंग फार्मा कंपनीज है सब इनकी क्लाइंट्स है, तो मार्की क्लाइंट लिस्ट है। और इस कंपनी के साथ एक जो नया डेवलपमेंट है, एक ये इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरीज आती है, एनर्जी स्टोरेज जो डिवाइसेस है, उसमें काम आता है। उसके लिए इन्होंने एक कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करने का प्लान किया है। तो वो जब आएगा तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने। मतलब दुनिया भर में $2 बिलियन का मार्केट माना जा रहा है, जिसमें दे आर टारगेटिंग सम 10-20% मार्केट शेयर। तो इस तरह की ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में दर्ज की जा सकती है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 18-19%। एक जीरो डेट कंपनी है, 135 करोड़ का डेट था FY21 में, जो आजकल जीरो हो गया। तो इस तरह का डेट रिडक्शन किया है। FIs DIs भी बुलिश लगते हैं, 10% तक की हिस्सेदारी है, जिसमें प्रोमिनेंट है मालाबार फंड, प्लूटस फंड, फिर बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, 1080 का टारगेट, 1025 का स्टॉप लॉस। परफेक्ट। एमी ऑर्गेनिक्स वायदा कारोबार का शेयर बताएं सर। अनिल जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है आज जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स के मे फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। 376 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 390 का टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस। ये कंपनी एक लीडर है रेडियल टायर्स और ट्यूब्स बनाने में, और हर सेगमेंट के लिए टायर्स बनाती है, जैसे ट्रक्स, पैसेंजर व्हीकल्स, फिर फार्म व्हीकल्स, मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए भी। और कई लीडिंग OEMs तो इनके कस्टमर्स ही है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट मार्केट को भी कैटर करती है। 2 ब्रांड्स हैं, एक भारत में अपोलो ब्रांड है जो काफी पॉपुलर है, और एक यूरोप में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, रेडेस्टिन करके इनका ब्रांड आता है, और वहां पे 7000 डीलर्स है, 2 प्लांट्स है यूरोप में, और भारत में अराउंड 6700 डीलर्स है, 5 प्लांट्स है। तो इस तरह का एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और इस स्टॉक को पिक करने के पीछे कारण है, हाल ही में हमने नतीजे देखे MRF के, सीएट के, बहुत ही दमदार नतीजे आए। तो मुझे लगता है इसके भी नतीजे कल आने वाले अपोलो टायर्स के, मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, और स्टॉक में उसके बाद एक अच्छी चाल दिखनी चाहिए। और वैसे भी ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, फिर क्रूड ऑयल का जो करेक्शन हुआ उसका भी फायदा टायर स्टॉक्स को होता है।
और इसमें FIS भी 42% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, कोटक है, फ्रैंकलिन है। तो मुझे स्टॉक करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 390 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, 370 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, कल आने वाले हैं नतीजे अपोलो टायर्स, उस पर खरीदारी की राय, और साथ ही एमी ऑर्गेनिक्स 1080 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी करें खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सिरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, सुबह से कुछ ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। 27 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से, 17 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर से। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है, रुपया 2 पैसे मजबूत है। एशिया के ज्यादातर बाजार मजबूत थे, एक जापान में थोड़ी कमजोरी जरूर थी। यूरोप के सारे बाजार एक्शन में दिख रहे हैं। 1 से 1.5% की तेजी हमने फ्राइडे को यूरोप में देखी थी, और आज भी अगर आप देखें यूरोप के बाजारों में 1% तक की तेजी है। यूके ऑफ कोर्स आज बंद ही है। कच्चा तेल यहाँ पर आपको थोड़ा रिबाउंड है, 1-1.5% ऊपर है, बट अदरवाइज ग्लोबल क्यूज तो ठीक है सर। हमारे बाजार अच्छे एक्शन में, क्या करना है? तेजी पता ही था आप बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल दीप, इस पूरे रनअप का जो आपने 16,828 से शुरू किया है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर आप ट्रेड कर रहे हैं। अब वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं तो कहाँ होगा? करेक्ट। सो सिंपल सी चीज है, बाजार का जो उतार चढ़ाव इसको देखते हुए अगर आप चाहें और अपने आप को हेज करना चाहें तो मैं 3:20 पर आपको बता दूंगा। फिलहाल तेजी करने की राय है। 18,250 के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है, जहां पर अभी आप हैं, ये आपके गुरुवार के हाई 18,267 का, एग्जैक्टली वहीं पर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आप पिछले हाई के ऊपर या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आखिरी 1 घंटे में 18,250 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिलती है तो आपको तेजी करके ही जाना चाहिए। बचे हुए समय के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है जो दे दूं, वो है 18,300 का। 18,300 पार होते ही आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। 325 नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, 300 बोल रहा हूँ। 300 और 325 में बड़ा फर्क है। 18,300 पर ही हो जाएगी। अब आप तो सोचेंगे आमतौर पर तो आप 25 पॉइंट का वो गैप लेके चलते हो, आज 300 ही क्यों? तो उसका जवाब ये है दीप कि 18,200 के कॉल राइटर्स हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ शेयर पे खड़े हैं। 18,250 पे 54 लाख शेयर हैं। 18,300 पर 95 लाख शेयर हैं। 18,300 पार करते ही 2 करोड़ 30 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे जो रिस्क पर आते हैं। और आज सोमवार है, बुधवार या गुरुवार नहीं, एग्जैक्टली जो आप अभी से इतने शॉर्ट हो जाए। उसके ऊपर आज पूरे दिन भर में किसी भी लेवल से निफ्टी ने कोई खास करेक्शन तो आपको दिया नहीं। और ऐसा भी नहीं कि शुक्रवार की तेजी के अलावा कोई आज विशेष सपोर्ट आपको डाउ फ्यूचर से मिला हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये क्वालिटी वाली डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती दिख रही है, जो स्क्रीन पर आपको डे हाई पर ले जा रही है। ऐसे में खरीदे ना खरीदे, शॉर्ट रहना रिस्की होता है। सो अगर 3 बजे के पहले आप 18,300 के पार निकल कर टिक गए तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे तो 18,350 तक आज ही ले जाने की कोशिश कर सकती है। नहीं तो आपका कल परसों तक 18,350, 18,425 की इस 75 पॉइंट की रेंज का ऊपर का टारगेट बनेगा। तो यहाँ से भी आपको आराम से 125 पॉइंट की जगह बनती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको 18,300 पर फोकस करना है। ये तो होगी बात निफ्टी की। नीचे का रिस्क कितना है? 18,150, 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपके लिए रिस्क यहाँ से 75 से 150 पॉइंट की, इससे ज्यादा है नहीं। तो डरने घबराने की जरूरत कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी बहुत ही शानदार एक्शन बैंक निफ्टी में हुआ है। 43,000 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी आया है। अब आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है तो 43,350 का होगा, जिसके आसपास आप हैं। अगर 43,350 का आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना तो वो रखिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से इंट्राडे का तो 43,000 पर ही ट्रिगर हो गया। और अगर आप क्लोजिंग भी मैंने 43,000 दिया था आज, वो ट्रिगर स्टॉप लॉस रखना है 350 का रखा है। यहाँ पर भी यही है, शॉर्ट नहीं रहना है, डिसिप्लिन रखिए। शुक्रवार को आपके लॉन्ग में स्टॉप लॉस लगे होंगे, आज अगर आपने शॉर्ट में रखें तो स्टॉप लॉस लगे होंगे, लेकिन डिसिप्लिन रखना जरूरी है। इस तरह के मार्केट में आप ओवरनाइट पोजीशन रखें और अगर गैप से ऊपर या नीचे खुले तो मुश्किल वाला मामला हो सकता है। सो आई थिंक तेजी के रुझान के साथ बरकरार रहें। 43,075 के आसपास आता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी कीजिए। 18,150, 18,200 की रेंज में आता है तो निफ्टी में खरीदारी कीजिए। आएगा नहीं, अगर आए तो खरीदारी करनी है। क्लियर? डिप मिले तो खरीदारी करिए, वैसे तो तेजी का ये रुझान में रहिए। ओके, ये आपके लिए है राय इस समय अनिल जी की तरफ से। आइए एक बिगुल अब सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी 30 सेकंड का क्वेश्चन है दीप से, और ये क्वेश्चन है कि भारत को बहुत बड़ी तरीके से इंतजार है। दीपांशु, अनिल जी को भी इस इवेंट का बहुत इंतजार है और ये कंपनी को भी इस इवेंट का बहुत इंतजार है जो अक्टूबर 2023 में होने वाला।
अप्रेजल तो जल्दी होने वाले हैं, अप्रैल 2023 तक थोड़ी होंगे इतना अप्रेजल। तो नहीं इंतजार होगा। हम सबको तो अप्रेजल का इंतजार है सबसे ज्यादा। आपको किसका है? अनिल जी, आपको भी बहुत बड़ा इंतजार होगा और पूरे देश को इंतजार होगा, और वो है आईसीसी वर्ल्ड कप। ओह वाओ, हिंदुस्तान में बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल है सर, इंतजार है, 100% है सर। इस बार जर्मनी में नहीं, इंडिया में ही है। इसीलिए तो अनिल जी हम लोग आराम से सारे मैच देखने जाएंगे। जी सर बिल्कुल है, बताए। तो ये कंपनी को भी ये आईसीसी वर्ल्ड कप का इंतजार है, और ये कंपनी है इंडियन होटल्स। लग्जरी की अगर बात करते हैं तो वो है ताज विवांटा इंडियन होटल्स। 21,000 करीब रूम्स, 185 ऑपरेशनल होटल्स। शॉर्ट टर्म टारगेट इंडियन होटल्स का आपको रखना है 385 का, 385 का, और लंबे समय का जो टारगेट है वो 425 का। इसीलिए इंतजार है क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप की सारी टीमें भारत आएगी और लग्जरी होटल्स में रुकेगी। ऑक्यूपेंसी लेवल अगर देखा जाए पूरे साल के दमदार ऑक्यूपेंसी लेवल रहा है 67% वर्सेस 57%। अगर एवरेज रूम रेट्स की बात करें तो 38% बढ़ के आए हैं। मार्जिन 21% से 31% पे आए हैं। और जितने इवेंट्स है वर्ल्ड कप, अगर बात करें G20 की समिट्स जो भारत इस बार होस्ट कर रहा है, ये सब कुछ देखते हुए 2025 का जो टारगेट मैनेजमेंट दे रही है वो 3,000 प्लस होटल्स का दे रही है। तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स बेहतरीन बेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 385 का, थोड़ा सा पोजिशनल समय दे दे 425। ओके, तो ये है राय आपके लिए इंडियन होटल्स में। मजा तो तब आएगा जब G20 वाले बोलेंगे हमें चाहिए इंडियन होटल ताज में, और वर्ल्ड कप वाले बोलेंगे हमें भी चाहिए। तब सिद्धार्थ जी से पूछेंगे कि शेयर का दाम क्या होगा। उस समय शेयर का दाम जानना समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये मैरिको और डाबर, इन दोनों के आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट, मार्च तिमाही के। इन दोनों के नतीजों का कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए और समझें कि किस कंपनी में क्या कुछ खास बातें और क्या कुछ कमजोर। लेकिन उससे पहले अवध शुगर के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 11.25% से बढ़कर 16.5% आया है। नंबर्स दमदार है, स्टॉक 7% मजबूत है। मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा 85 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, और मुनाफा 51 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ के नजदीक। तो शानदार प्रदर्शन, दमदार परफॉर्मेंस अवध शुगर की। शुगर कंपनियों ने कमाल करने का सोच ही रखा है, एक के बाद एक। धामपुर के नंबर्स अच्छे थे, DCM श्रीराम के जो नंबर्स आए थे उसमें शुगर डिवीजन के नंबर्स बहुत अच्छे थे, और अब अवध शुगर उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाता हुआ 7-8%। जैन साहब जरूर मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको अपनी इस वक्त केबिन में अवध शुगर के नंबर्स देखने के बाद, ये आप मान कर चल सकते हैं। आइए मेरिको वर्सेस डाबर, बताएं नूपुर। सर FMCG कंपनीज के लिए इस बार यही इंपॉर्टेंट है कि आप मार्जिन मेंटेन रखो, क्योंकि कंपनीज ने अपने दाम बढ़ाए और साथ ही साथ जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो घटे हैं। तो डबल इम्पैक्ट, एटलीस्ट यही एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट आप मेंटेन करो या फिर आपके मार्जिन एक्सपेंशन होने चाहिए। कुछ कंपनीज में हुआ है लेकिन डाबर इसमें पीछे रह गया, क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा मैरिको के जो ग्रॉस मार्जिन से 300 बेसिस पॉइंट से इस बार बढ़कर आए थे, और डाबर में देखा गया था 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन। एबिटा मार्जिन्स की भी बात करें तो मैरिको में करीबन 150 बेसिस पॉइंट 1.5% से इस बार मार्जिन्स बढ़कर आए, और मैरिको की बात करें तो यहाँ पे आपको 3% का डिक्लाइन यहाँ पर भी नजर आएगा। मुनाफा देखें तो मैरिको का 19% से इस बार बढ़कर आया, और जो डाबर का मुनाफा रहा वहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं है, पिछले साल के सिमिलर ग्रोथ लेवल्स पर इस बार आते दिखा। पूरे साल का कंपैरिजन भी हमने किया है। FY23 की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू मैरिको की सिर्फ 3% ग्रोथ थी, लेकिन डाबर में 6% की ग्रोथ थी। डिस्पाइट वॉल्यूम कम होने के बाद कंपनी ने जो दाम बढ़ाए थे उसका वैल्यू इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन वो ऑपरेशनल लेवल पे नहीं कन्वर्ट हो पाया, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पे मैरिको के बढ़कर आए 200 बेसिस पॉइंट से, और डाबर में देखेंगे तो 200 बेसिस पॉइंट का आपको यहाँ पर भी डिक्लाइन दिखेगा। तो मार्जिन्स का बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे मैरिको और डाबर के कंपेरिजन में। बैलेंस शीट की बात करें तो मैरिको के पास करीबन 280 करोड़ का नेट कैश आपको नजर आएगा, वहीं डाबर की बुक्स में करीबन 680 करोड़ का नेट डेट है। तो दोनों ही कंपनीज की बैलेंस शीट में मैरिको की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। 10 ईयर के कैगर पे भी देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको मैरिको की स्ट्रांग दिखेगी, 8% की ग्रोथ है, जहां पे डाबर की सिर्फ 5 से 6% की ग्रोथ है। मुनाफे में 13% की स्ट्रांग 10 साल की कैगर ग्रोथ यहाँ पे मैरिको की तरफ से, लेकिन डाबर की बात करें तो सिर्फ 7 से 8% की ग्रोथ दिखेगी। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो डाबर फिलहाल 48 टाइम्स
टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैरिको अंडर वैल्यूड है, सिर्फ 39 टाइम्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेगमेंटल परफॉर्मेंस पे भी मैंने इनके कंपैरिजन किए तो हेयर ऑयल में अगर आप देखेंगे तो मैरिको की 3% की वैल्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में आती दिखी, जबकि डाबर की बिल्कुल फ्लैट थी। और मैरिको का जो मार्केट शेयर है वो 62% का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, डाबर का सिर्फ 17% का। इंटरनेशनल बिजनेस में भी मैरिको की डबल डिजिट में ग्रोथ है, 13% के आसपास। डाबर यहाँ पर भी पीछे रह गया, सिर्फ 11% की ग्रोथ नजर आई। तो ग्रोथ के पैरामीटर से डाबर हर लिहाज पे आपको पीछे दिखेगा, लेकिन वैल्यूएशन में देखेंगे तो मैरिको अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो ये है आपके लिए मैरिको और डाबर दोनों के बीच का कंपैरिजन। सिद्धार्थ जी, आप तो कवर दोनों को करते हैं और मैरिको तो ऑफ कोर्स रिसेंटली रिकमेंडेड भी था, जबरदस्त मूव आई। बट अब अगर व्यू लेना है इन लेवल से मैरिको वर्सेस डाबर, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और आपकी राय दोनों के नंबर्स देखने के बाद सर? देखिए दीप, ब्रांड बुफे में ये दोनों ही कंपनी को हमने रेकमेंड किया था करण अर्जुन की तरह, तो दोनों ही कंपनियां अच्छी है, बट मैरिको ने परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिस कारण से आज उछाल भी दिखा है। तो मैरिको में तो आपको बने रहना चाहिए, पर डाबर भी अगर निवेश करे तो बहुत बेहतर रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है Q3 का जो परफॉर्मेंस होता है डाबर का वो बहुत बेहतरीन आता है, क्योंकि इनके आयुर्वेदिक बेस्ड FMCG प्रोडक्ट्स है, च्यवनप्राश वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सेल्स और वॉल्यूम्स बहुत बेहतर रहते हैं Q3 के नंबर्स में। तो मैं मानता हूँ दोनों ही कंपनियां अच्छी है। हाँ, हाल के लिए अगर देखा जाए तो मैरिको डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है। तो चलिए, मैरिको डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है और आज तो चार्ट्स पर भी दिख ही रहा है। बट डाबर में भी थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, पिछले हफ्ते नतीजों के बाद कुछ ज्यादा ही बड़ी गिरावट इस काउंटर में आपको आती हुई दिखी थी। आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के पास चलते हैं। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है लुपिन, जिसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे थे वो 13 फरवरी को आए थे। 13 फरवरी को नतीजों के बाद स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और अब आने वाले नतीजों से पहले पिछले नतीजों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट है और अच्छी तेजी का एक प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, सारे ही फार्मा काउंटर्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है और सबके चार्ट स्ट्रक्चर्स में आपको बड़ा सुधार दिखेगा। लुपिन में विशेष रूप से 720 रुपए के ऊपर एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने पार किया और 720 के ऊपर एक फैटिक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। अगला बड़ा पड़ाव चार्ट पर सीधा 775 पर है, तो बड़ा अपसाइड संभव है। इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 720 जो कि ब्रेकआउट का स्तर है, वहां स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 745 का, इवेंचुअल टारगेट 765 का, 745 765 के टारगेट के लिए लुपिन में खरीदारी की राय। 745 765 लुपिन खरीदे और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। फिर भी चुना एक ही है खाली लुपिन, और उसकी वजह यह कि कल यानी कि मंगलवार लुपिन के आएंगे नतीजे बाजार के दौरान 1 से 3 के बीच में, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लुपिन के नतीजे आ सकते हैं। और उससे पहले कुणाल जी राकेश जी हैं, बुलिश यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती दिख रही है। आइए बढ़ते आगे। और MRF ये है वो स्टॉक जिसने पहला स्टॉक जिसने 6 डिजिट का आंकड़ा छुआ है। जी हाँ, आज हमने MRF पे 1 लाख रुपए के दाम के किए हैं दर्शन। तो 1 लाख रुपए तक जो MRF पहुंचा उसका पूरा सफर बताने के लिए तैयार है वरुण। वरुण जी बताइए कहाँ से शुरू हुआ? अनिल जी, मुझे 1000 रुपये तो याद है 1995 में था। उसके पहले कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था जो कि कह रहे हैं कि 10-11 रुपये के आसपास 1993 में था। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो शुरुआत हुई है और वहाँ से अब ये 1 लाख के आसपास का आंकड़ा जो है इस कंपनी ने छू लिया है। 1946 में ये कंपनी शुरू हुई थी पहले बार, और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप देखें तो 1961 में हुई। 1000 रुपये का प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये मई 1995 में स्टॉक जो है 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से 10 गुना होने में, यानी कि 1000 से 10,000 होने में फरवरी 2022 ये वो समय था जब इसने 10,000 का आंकड़ा पहले बार छुआ था। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो 3865 ट्रेडिंग डेज, यानी कि ऑलमोस्ट 17 साल का वक्त लगा इस कंपनी को 1000 से 10,000 में आने के लिए। लेकिन उसके बाद जो अगले 10-10 हज़ार के आसपास की जर्नी थी वो इस कंपनी ने एक 1.5 साल में ली है। आप देखिए, फरवरी 2022 से 10,000 के बाद 20,000 का लेवल जो है दिसंबर 2013 में इसने किया, 30,000 का लेवल सितंबर 2014,
ऐसे ही अगले हर एक साल में 10-10 हज़ार का लेवल जो है ये कंपनी जोड़ते गई। 80,000 का लेवल जो है 17 अप्रैल 2018 को इस कंपनी ने छुआ था और उसके बाद से जो 90,000 का लेवल है वो छूने में इस कंपनी को 2 साल लग गए। जनवरी 2020 ये वो टाइम था जब इस कंपनी ने 90,000 का लेवल छुआ, लेकिन उसके बाद से समय और बढ़ते गया और वहाँ से अब तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 साल का वक्त लगा है इस कंपनी को, ये जो जर्नी है 1 लाख की उसको पूरा करने में। और आज फाइनली 1 लाख का, हालांकि फ्यूचर्स में किया है, लेकिन 1 लाख का जो लेवल है वो इसने छुआ है। डिविडेंड देखेंगे तो हालांकि ये कंपनी हमेशा 3-3 रुपए के आसपास का डिविडेंड देती है, लेकिन बीच बीच में 140-120 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वो भी इस कंपनी ने दिया है। हालांकि सन 2000 से अब तक अगर आप देखेंगे तो महज 1130 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वो इस कंपनी ने दिया है। तो डिविडेंड तो नहीं देती, लेकिन हाँ स्टॉक प्राइस में राइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तगड़ा देखने मिला है। सबसे बड़ा तो 1000 से 10,000 जाने में समय कंपनी ने लगाया था, लेकिन 90,000 से 1 लाख की जर्नी जो है उसको भी करीब 3 साल जो है इस कंपनी को लगे हैं। लेकिन हाँ फाइनली 1 लाख का आंकड़ा जो है वो इस कंपनी ने छुआ है। चलिए 1 लाख का आंकड़ा छू लिया है MRF ने और ज़बरदस्त मूव रही है। पहला स्टॉक है इंडियन मार्केट्स में जो इस बड़े आंकड़े पर आया है 1 लाख MRF। इंटरेस्टिंग रहेगा अब अगली जर्नी इसकी कहाँ से आती है। बट बाकी टायर स्टॉक्स में भी मोमेंटम बढ़िया है। MRF के पिछले हफ्ते नतीजे आए थे, वहां से मोमेंटम इसलिए पकड़ा ये कुणाल जी, हमने जो सुना है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो शेयर है, 1 लाख शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में, ये सही है? अनिल जी 4 हैं, 4 अनिल जी गाड़ी में अनिल जी 4 टायर लगते हैं और 1 अनिल जी स्पेयर होता है, तो कुल मिलाकर 5 टायर हैं अनिल जी, 5 MRF हैं अनिल जी मेरे पास। 5 MRF, मुझे लगा 5। अच्छा, अगर मैं आपके अकाउंट में 1 लाख के MRF डीमेट में ट्रांसफर कर दूं तो आप जस्ट 3 सेकंड में आपको बताना है 1 लाख MRF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख के भाव से। अगर वो सही बताएंगे तो आपके अकाउंट में 1 लाख शेयर हो जाएंगे। अनिल जी मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी अनिल जी, और आपकी वैल्यू अनिल जी मेरी आंखों में और भी बढ़ जाएगी अनिल जी, तो कृपा करके तुरंत कर दीजिए, इससे पहले आपका विचार बदल जाए अनिल जी। ओहो, नंबर आया थी, बंसल जी ने शायद कैलकुलेशन की। जी बंसल जी बताएं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। अरे अनिल जी कहाँ, अनिल जी ऐसा मजाक मत करो, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा अनिल जी उससे पहले, कैलकुलेशन से पहले। हाँ, खुशी के बारे 1 लाख शेयर आ रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल, सॉरी ऐसी मजाक नहीं करनी है। 1 लाख रुपए के बोला था, 1 लाख शेयर नहीं। उतना तो कर ही सकते, उतना नहीं कर सकते हैं। और उसमें 4 टायर, अच्छा भाई, तो 1 लाख रुपए में 4 टायर भी ना आए MRF के। हाँ ये भी 4 टायर भी नहीं आए, तो नहीं आएंगे। तो चलिए, ये है MRF जहां पर जबरदस्त एक्शन रहा है पिछले कुछ समय में। आइए नितिन जी के लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। बताएं सर। ये अनिल जी यहाँ पे 18,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 62-63 है। 18,300 की कॉल ऑप्शन 62-63 में लेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 30 रुपए का और टारगेट ऊपर बनेंगे 95 से 100। अभी एक्सपायरी के बाकी हैं 3 दिन, आज मंडे है और आज फिर से नया ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस एक्सपायरी में 18,400 की तरफ मूव कर जाएंगे। ये हम कॉल ऑप्शन लेंगे, 62-63 में मिलती है। टारगेट होगा 100 रुपए का, 100-105 ऐसे टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए का। ओके, नितिन जी की राय, निफ्टी में 18,300 का कॉल ऑप्शन 62 रुपए में खरीदें। स्टॉप लॉस 30 का, 95 से 100 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर 18,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आती हुई दिख रही है। यह है एक्शन, बिल्कुल जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी के लिए भी एक बिगुल। यस, आइए बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 786, 787, 786, 787। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 8 से 10 दिनों में स्टॉक ने तेजी दिखाया, फिर 2-3 दिनों का साइडवेज करेक्शन और कंसोलिडेशन दिखाया और अब ये वापस से ऊपर का मूव दिखा रहा है, जिसमें रिसेंट का स्विंग हाई ये ब्रेक कर रहा है। टाटा कंज्यूमर यहाँ से 800 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। अभी जस्ट इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। 775 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस होगा। 775 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 800 रुपए का,
800 रुपए का लेवल टूटने के बाद 810 रुपए तक का मूव टाटा कंज्यूमर में इसी वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करें 775 के स्टॉप लॉस से 800 से 810 के टारगेट्स के लिए। 800-810 का टारगेट टाटा कंज्यूमर को करें खरीदारी। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज बड़ी तेजी बनी हुई है। एफएमसीजी इंडेक्स लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है, नया हाई एसेंशियली इसने बनाया है। टाटा कंज्यूमर ये है सुमित जी को पसंद। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, फार्मा स्टॉक्स में क्लियर कट एक खरीदारी का माहौल है। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स इस पूरे ही पैक में देखने को मिल रहे हैं और एक स्टॉक जो बड़ा अंडर परफॉर्मर है लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, वो है लॉरस लैब्स। 330-331 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। अगर कोई डिप मिलता है 327-328 के आसपास तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। 324 का स्टॉप लॉस लगाकर मेरा ऐसा मानना है कि लॉरस लैब्स में आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में 350 से 360 रुपए तक का मूव एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के चलते देखने को मिल सकता है। एक क्लियर कट एक मुझे लगता है कि रिवर्सल का साइन है, यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड है और इसके चलते यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव की शुरुआत होते हुए नजर आ सकती है। तो लॉरस लैब्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, लॉरस लैब ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। इस स्टॉक में आते हुए दिख रही, बड़े दिनों बाद ये स्टॉक भी किसी को पसंद आता हुआ दिख रहा है। ये और इसके जैसा एक और आज मूव कर रहा है, ग्रैन्यूल्स भी आज एक्शन। नहीं, ग्रैन्यूल्स आज एक और भी तो आया था, बोलना मत, किसी को बताना मत। अच्छा, एचएल टेक कुणाल जी राकेश जी का। तभी तो मेरे को लगता है कुणाल जी ने जानबूझ के, राकेश जी ने जबरदस्ती से दिया एचएल टेक, तो कुणाल जी ने बोला मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। पूरे लेवल सारे डिस्कशन सारे उन्होंने दिए। ये कुछ स्टॉक्स जो मुझे बड़ा डराते हैं, उनमें से एक लॉरस लैब भी है। जब ये खरीदारी करने में आता है, औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स, एचएल टेक, विप्रो, ये बहुत ही टाइम टेस्टेड स्टॉक्स हैं एक्चुअली। चलिए देखते हैं इस बार क्या कुछ एक्शन आपको आगे नजर आता है। ओके, तैयार है इस वक्त हमारे साथ नूपुर बताने के लिए TCSNS और एबी फैशन की डील के बारे में। देख लेते हैं क्या डील हुई है और क्या कुछ हुआ है। उससे पहले हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं, जरा बताएंगे। बिल्कुल सर, प्रॉफिट एकदम फ्लैट है 57.6 करोड़ के सामने 57.7, तो कुछ बड़ा मूव आया नहीं है। आय में भी कुछ मूव नहीं है, 370 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ की आई है। तो स्टेबल फ्लैट क्वार्टर ही आप कह सकते हैं। कोई ग्रोथ ना ही आय में दिखी है और ना ही मुनाफे के फ्रंट पर आपको हैप्पी स्माइल्स में आती हुई दिख रही है। कुछ ज़्यादा खास नंबर्स है नहीं। एबिट ये भी एकदम स्टेबल रहा है अनिल जी, 79.1 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 79.4 करोड़ था। मार्जिन्स हल्के गिरे, 21.6% से गिरकर 20.9% आया। तो एकदम फ्लैट, एकदम स्टेबल नंबर्स हैप्पीएस्ट माइंड से। आई डोंट थिंक बाजार इससे कुछ ज़्यादा खुश होने वाला है। इनफैक्ट अब 2% स्टॉक नीचे भी आ रहा है क्योंकि कोई ग्रोथ कंपनी ने दिखाई नहीं है इस क्वार्टर में। एक बार कुणाल जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। कुणाल जी, हैप्पीएस्ट माइंड जरा देखें सर, फ्लैट नतीजे, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं, स्टॉक 2% नीचे। देखिए दीपांशु, शुक्रवार को एक अच्छा मूव आया था और उसके बाद आज हम इसमें ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार के लिए करेक्ट कर सकता है। ओवरऑल काफी करेक्टेड स्टॉक है, एक बेस भी बन चुका है, तो बहुत बड़ा करेक्शन भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्टॉक फिसल करके अगर 840 के आसपास आ जाए तो वहां स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा। तो 840 के आसपास मुझे लगता है कि जिनके पास पोजिशन है, एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगाकर। ये राय है आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड पर लिखना TCNS और एबी फैशन। इसकी डील पर लेते हैं पूरी डिटेल्स। हमारे साथ है नूपुर बताने के लिए। नूपुर बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल सर, वीकेंड पे खबर आई थी कि ABFRL TCNS का अधिग्रहण करने वाला है। 51% स्टेक खरीदेगा। 1650 करोड़ की ये डील है, जिसमें से 29% ओपन ऑफर के थ्रू होगा और बचा हुआ 20 से 31% जो है वो नॉर्मल बाइंग आपको दिखेगी। ओपन ऑफर का प्राइस रखा गया है 503 रुपए के आसपास का। 9 से 12 महीने के बीच अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। अब दोनों ही स्टॉक आज नेगेटिव में ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ABFRL, क्योंकि ABFRL के लिए FY23 की अगर EPS कैलकुलेट करें तो करीबन वहाँ पे 10 से 11% का EPS डायलेटिव यहाँ पे एस्टिमेट निकल के आ रहा है। सबसे पहले ये डील 15 टाइम्स FY24 EV to EBITDA फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन ABFRL के जो पास कैश है वो इसको पूरा फुलफिल नहीं कर सकता है इस डील को, जिसके चलते यहाँ पे कर्ज उठाना पड़ सकता है कंपनी को। 700 से 1000 करोड़ तक का कर्ज यहाँ पे कंपनी ले सकती है, जिसके चलते इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। उसका एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा। साथ ही साथ GIC के जो शेयर वारंट है कंपनी के पास, वो भी कन्वर्जन के लिए तैयार है, जिसके चलते 5-6% का डाइल्यूशन और भी होगा इस साल। तो
कंसोल लेवल पे 10 से 11% का EPS डायल्यूशन का अनुमान इस बार लेके चल रहे बाजार ABFR के लिए। लेकिन इन सब से ऊपर TCNS के आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड से W ओरेला, उसके बावजूद 2021 और 2022 में कंपनी ने करीबन 60 करोड़ के आसपास का लॉस किया था। 9 महीने के भी अगर आप नंबर्स निकालें तो सिर्फ 11 करोड़ का आपको मुनाफा नजर आएगा। तो EPS डायल्यूशन के अलावा यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी पर भी एक वर्क करना पड़ेगा ABFRL को। अब TCNS क्यों आज लोअर सर्किट में, क्योंकि कंपनी ये पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद, अधिग्रहण होने के बाद ABFRL TCNS को अपने के साथ मर्ज कर लेगा और जो रेशियो उन्होंने दिया है उसमें 6 शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स अगर आपके पास 6 शेयर्स है TCNS के तो आपको करीबन 11 शेयर्स मिलने वाले हैं ABFRL के। अगर उसकी क्लोजिंग पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको फेयर वैल्यू TCNS की सिर्फ 393 रुपीज़ आती है, जिसके चलते जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनकी वैल्यू कम हो गई और उसके चलते आज इतना बड़ा दबाव TCNS में फिलहाल नजर आ रहा है। तो ये है आपके लिए पूरी डील और उसका विश्लेषण इस समय आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी से AB फैशन पर राय भी लेंगे, बट उससे पहले एक बार ये जो खबर आ रही है वो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। ब्रुकफील्ड अपने भारत के टावर बिजनेस से एग्जिट करने की सोच रही है। ये आपके लिए ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है, तो हम इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। बट ब्रुकफील्ड 10% से ज़्यादा हिस्सा बिक्री की योजना कर रही है। जो इंडिया टावर बिजनेस है, अमेरिकन टावर बेसिकली उसका नाम है, वो इंडियन यूनिट में अपना हिस्सा बेचने की सोच रही है। डीप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो लोग आमतौर पर गलतफहमी समझ रहे हैं कि इंडस टावर में हिस्सेदारी बेच रही है। इंडस टावर और इंडिया टावर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडस टावर जो भारतीय एयरटेल की लिस्टेड कंपनी है, उसमें किसी तरह का हिस्सा नहीं बिक रहा है, तो कम से कम आप ये ना सोचे कि ब्रुकफील्ड उसमें से हिस्सा बेच कर जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि ब्रुकफील्ड जो कुछ भी ब्रुकफील्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है और उनका जो हिस्सा है इंडियन टावर बिजनेस में, जो भी उनका हिस्सा है वो बेचकर वो निकल रहे हैं। अब इसमें दूसरी बड़ी चीज़ है, क्यों बेचकर निकल रहे हैं, उसका क्या किसको फायदा होगा। तो एक्चुअली इंडस टावर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ब्रुकफील्ड ऑलरेडी वोडाफोन और इनका जो ये जॉइंट वेंचर है जिसमें वोडाफोन की भी स्टेक है, भारती की भी स्टेक है इंडस टावर में, उसमें स्टेक खरीदना चाहते हैं। और उसमें स्टेक खरीदने की ये एक रेगुलेटरी प्री अप्रूवल है, प्री कंडीशन है कि आप ये इंडिया टावर के बिजनेस से बाहर निकलिए तो ही आप इंडस टावर में स्टेक ले पाएंगे। तो ये तो इंडस टावर के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि इंडस टावर में स्टेक खरीदने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। गॉट इट। सो ये बदलाव। तो पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से दो नाम अलग अलग करिए, इंडिया टावर अलग है, इंडस टावर अलग है। तो जो कुछ ब्रुकफील्ड अपना बेचना चाहता है वो इंडिया टावर में बेचना चाहता है, नहीं कि इंडस टावर में। करेक्ट। इंडस टावर जो लिस्टेड कंपनी उसमें तो इनफैक्ट स्टेक लेने की तैयारी है, खरीदने की तैयारी, तो वो होगा तभी जब आप दूसरे बिजनेस से निकले तो ही इसमें ले पाएंगे। सो आई थिंक ये ब्रुकफील्ड का इरादा है कि वो इंडस टावर से रिलेटेड जो वोडाफोन का जो स्टेक है, मेरे ख्याल से 53% के आसपास इनकी कंबाइंड स्टेक है, उसमें कोई हिस्सा खरीदना चाहते हैं, उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे। तो ये पहला कदम हुआ। ये पहला कदम है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये इंडस टावर के लिए नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव खबर समझी जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। दर्शकों को एक बार ये बता देना जरूरी है। गॉट इट। ठीक है। नहीं तो ऑन द फेस ऑफ इंडिया टावर और इंडस टावर को में फर्क करना मुश्किल काम है, और ये समझना मुश्किल काम है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। एक तो ये क्या स्टेक सेल के नाम से 10% हो, तो पहले लोगों को लगता है कि नीचे ही होगी, डिस्काउंट में ही होगी, बट जो बिक्री हो रही है वो अनलिस्टेड कंपनी में हो रही है, नहीं लिस्टेड कंपनी। ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, तो ब्रुकफील्ड इंडिया टावर से एग्जिट करिए, ना कि इंडस टावर्स। इंडस टावर्स में उसका फिलहाल कुछ लेना देना है नहीं। और अगर ये डील हो जाती तो दीप मुझे लगता है कि इंडस टावर के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। इंडस टावर के लिए क्योंकि होगी तो यहाँ से प्रीमियम पर होगी। काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है, शायद ये आखिरी बाधा थी इस डील के लिए, हर्डल थी, वो शायद अब क्लियर होती हुई दिखे। गॉट इट। चलिए, तो इंडस टावर्स पर रखिएगा नज़र। डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है इस डील का इंडस टावर्स के साथ, ये आप ध्यान में रखें। आइए एक बिगुल सची जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दिवांशु, यहाँ पर ग्रैन्यूल्स में शॉर्ट कवरिंग का डेटा नजर आ रहा है। लगभग 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद इसने वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का प्रयास किया है। एंड जिस तरीके से ADX कंफर्टेबली 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो लगभग मुझे लग रहा है 320 तक की यहाँ पर रूम अवेलेबल है, जिसे 302 के स्टॉप लॉस के साथ चेस की जा सकती है। तो खरीदारी करनी है ग्रैन्यूल्स के फ्यूचर्स में, जो लगभग 308 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। टारगेट होगा अराउंड 320 का, एंड स्टॉप लॉस लगाना है आपको 302 पर।
तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स, यहाँ पर रखिए नज़र। खरीदारी की राय रही 302 का होगा आपका स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट। ये स्टॉक आज मोमेंटम है, लंबे समय बाद थोड़ा एक्शन में ग्रैन्यूल्स आया है। तो कुछ स्टॉक्स हैं भूले भटके जो अब आपके वापस रेडार पर आ रहे हैं। बट एक स्टॉक जो लगातार हमारे रेडार पर रहा है, कवरेज में भी रहा है, इसके लिए कुछ अलग सी खबर आ रही है। अभी आगे जाकर क्या इम्पैक्टफुल बनती है या नहीं ये देखना ज़रूरी है। बट स्विगी और जोमेटो दोनों फूड डिलीवरी कंपनीज की सर्विस जो है उसके सामने एक सस्ता ऑल्टरनेटिव यानी कि एक और सस्ता विकल्प आपके सामने आ गया है और वो है ONDC। इनकी तरफ से रेस्टोरेंट्स की फूड डिलीवरी शुरू हो गई, कुछ और ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स भी इनकी तरफ से मिल रहे हैं और ये एक चुनौती बन सकती है जोमेटो और स्विगी के लिए। कैसे, आइए समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, ONDC काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय से। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जितने भी डिजिटल कॉमर्स के कारोबार है वो ONDC पे अपना कारोबार लिस्ट कर सकते हैं। बायर्स सेलर दोनों ही के लिए एक फ़ायदेमंद ये एक प्लेटफॉर्म जो सरकार की तरफ से इनिशिएट हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव है दोनों बायर्स और सेलर्स के लिए। अब कैसे पॉजिटिव, फिलहाल अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन पे जाना पड़ता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और हर एक एप्लीकेशन का एक अपना चार्जेस होता है, प्लेटफॉर्म फीस होती है या फिर कमीशन चार्ज होता है जो आपको उस प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है। ONDC में फिलहाल जो कमीशन चार्जेस है वो इन दोनों ऐप स्विगी और जोमेटो से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आपको डिस्काउंट में फिलहाल यहाँ पे मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, ग्रॉसरी हो गया, आपके डे टू डे के जो सामान है वो भी ONDC पे अवेलेबल है। फिलहाल ONDC, पेटीएम, फ़ोनपे जैसी ऐप्स पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फूड डिलीवरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ग्रॉसरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है और पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप खरीद सकते हैं। कोई लोकल शॉप वाला भी वहाँ पे जाके लिस्ट कर सकता है। ONDC का टाई अप लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ है, वो आपको डिलीवर कर देगा। अब ये पेटीएम के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है, फ़ोनपे जैसे ऐप के लिए, क्योंकि UPI की तरह इसे माना जा रहा है और इतना बड़ा ये इम्पैक्ट ला सकता है इस इंडस्ट्री में। अब मैंने प्राइस डिफरेंस निकालने की भी कोशिश की जोमेटो और स्विगी के और कुछ रेस्टोरेंट में जो फिलहाल लिस्टेड है पेटीएम पर, वहाँ पे चेक किया तो 20% का ऑन एन एवरेज फ़ायदा आपको एक ऑर्डर पे दिखेगा। तो क्योंकि कमीशन कम है ONDC का, इसलिए ये इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, चेक किया हुआ है? चेक किया हुआ है। दीप, मान लें या ऑर्डर करवाएं? ऑर्डर करवाते हैं सर। हाँ, ऑर्डर करवाएं। हाँ। कुछ अच्छा सा महंगा वाला आइटम देखो मेनू में हाँ। जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला हो वो एक बार नुपुर से ऑर्डर करवाइए और फिर हम देखते हैं। नुपुर, आपको तो फिर भी सस्ता ही पड़ेगा। हाँ। आपकी कोई स्टोरी है? हाँ सर। हाँ, तो सस्ता ही पड़ेगा आपको। तो सबसे महंगा वाला आइटम जितना सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए अब ये थोड़ा मुश्किल होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन में सिर्फ जोमेटो स्विगी नहीं, से अमेज़न फ्लिपकार्ट के लिए भी, उनके लिए भी हो, क्योंकि सब कुछ ONDC पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, ये अभी तो ठीक है चलो, लेकिन जब ऑर्डर्स ढेर सारे आने लगेंगे, अगर इन सबके ऑर्डर्स आने लगे तो क्या ONDC संभाल पाएगा, डिलीवर कर पाएगा? सर ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे ना, पेटीएम पे है, फ़ोनपे पे, और सबने ये लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर UPI पेटीएम संभाल सकता है तो आई गेस ये भी एक बड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं। बट क्या नया प्राइस वॉर ट्रिगर कर सकता है ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर ONDC के वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो गए तो फिर जोमेटो स्विगी अगर रिस्पॉन्ड करेंगे यानी कि प्राइस कट्स के साथ, ये इंटरेस्टिंग मूव आएगी। तो चलिए, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है इस स्पेस में। आज थोड़ा सुबह से जोमेटो थोड़ा सुस्त भी आपको दिख रहा था, कोई ऐसा बड़ा कट नहीं आया, बट थोड़ी सुस्ती उस काउंटर पर आपको जरूर दिखी है। बाय द वे, आई थिंक DGCA का एक गो फर्स्ट को कुछ निर्देश आते हुए दिखाए। वैसे तो आज फ्रेश सुनवाई भी हुई थी 2 और मामलों में NCLT में गो फर्स्ट एयरलाइन की। टिकट्स की बुकिंग बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये इंटरेस्टिंग है। 12 तारीख तक तो एयरलाइन ने बोल दिया कि हमारी फ्लाइट सर्विसेज जब्त है, और आगे के कस्टमर खुद ही नहीं कर रहे। हाँ, अभी तो भरोसा ही नहीं आएगा करने में। हाँ, वैसे भी कोई कर नहीं रहा, लेकिन चलो अच्छा है, ऑफिशियली भी रोक लगी। ऑफिशियली DGCA ने बोल दिया, ऑफिशियली अब गो एयर पे टिकट्स बुक नहीं की जाएगी ऑफिशियली। चलिए, जब तक ये फाइनल फैसला नहीं आ जाता है तब तक आई थिंक ये है। बट जो रिफंड्स हैं वो तो आप करा तो रिफंड के प्रोसेस चलने चाहिए। फ्रेश बुकिंग पर DGCA का ऑर्डर आया, कुछ 15 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। एयरलाइन एनीवे 12 तारीख तक तो ऑपरेट नहीं कर रही है, उसके बाद जो अपडेट आएगा उसके बारे में हम फोकस करेंगे। ओके, आइए बढ़ते आगे और बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी बताएं सर।
अनिल जी, आज वो उस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है सभी को। बहुत समय से टाटा मोटर्स में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन आज जिस तरह का यहाँ पर प्राइस एक्शन है और टुवर्ड्स द क्लोज स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपए है, उसके ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई बनाने का आज पहला सिग्नल दे रहा है। इसी हफ्ते में शायद स्टॉक की रिजल्ट है अनिल जी 12 तारीख के आसपास के, और उसके पहले जिस तरह से डेली और वीकली चार्ट पर ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से आज ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है कि एक अर्ली इंडिकेशन है कि स्टॉक में नए हाईज यानी कि 540-550 रुपए तक का भी मूव नंबर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स खरीदारी करेंगे और फिलहाल यहाँ पर बीटीएससी करेंगे 500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 16 रुपए पर ट्रेड करता है। तो इस लेवल पर खरीदारी करें 15 से 16 रुपए के आसपास, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 24 और 28 रुपए के दो टारगेट्स, जो कि 1 से 2 दिनों के व्यू के लिए इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से लिया जा सकता है, लेकिन पोजिशनल तौर पर यहाँ पर 485 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा मोटर्स में एक मच अवेटेड ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से 8 से 10% तक का मूव टाटा मोटर्स में बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बड़े कॉन्फिडेंस से टाटा मोटर्स चलाने को तैयार हैं हिमांशु जी, नए हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में, ये है मानना। एक मिनट, ये जरा टाटा मोटर्स का ये हटाइए जरा, प्राइस टारगेट बराबर नहीं लिखे हुए हैं, 24, 18, 22 ये ऑप्शन के रेट है। एक बार जरा हिमांशु जी जरा बताइए एक बार फिर से क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट है? जी 500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में जिसमें मैंने ट्रेड सुझाया है उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 24 और 28 रुपए के टारगेट्स हैं। ये ऑप्शंस का ट्रेड है। और स्पॉट में अगर मैं बात कर रहा हूं अनिल जी, तो 500 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर नंबर्स के बाद, रिजल्ट्स के बाद शायद स्टॉक 540-550 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 485 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, यहाँ पर खरीदारी करें और अगर कोई आने वाले 1-2 दिनों में मामूली डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। चलिए, ये रहा है आपके लिए टाटा मोटर्स पर। आइए बैन से बेनिफिट। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, 2 है ना स्टॉक बैन में? बिल्कुल सर, 2 की जगह अब 3 हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि दोनों तो बैन से बाहर नहीं आ रहे हैं। जीएनएफसी है 94%, मनोपुरम है करीब करीब 90% के आसपास, दोनों बैन में बने रहेंगे। सर इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है बीएचईएल। यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस बढ़ी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ गई हैं। 95% के ऊपर जाते हैं स्टॉक तब बैन में आते हैं। ये 96% पर चल रहा है, 96.4 के आसपास। तो स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वैसे समय काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी की एंट्री होगी तो बीएचईएल की होगी। 96% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल है। बाकी जीएनएफसी और मनोपुरम बैन में बने रहेंगे। ओके, तो अगर कोई एक और नया आया तो भेल हो सकता है, एकदम किनारे पर है, आ भी सकता है या एक दिन का इंतजार करवा भी सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो भी हो देखा जाएगा। फिलहाल दोनों बैन में है, जीएनएफसी और मनापुरम बने रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये तीसरा स्टॉक है, ये भी कैश का ही स्टॉक है और ये स्टॉक है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। ये स्टाइलम इंडस्ट्रीज लैमिनेट्स बनाती है और इसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर में लैमिनेट्स में स्टाइलम इंडस्ट्री काफी अच्छा काम करती है। टारगेट आपको रखना है 1280 का, 1280 का, और अगर आपने लॉन्ग टर्म रख रखा है तो 1770 भी आ सकता है। डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, 80 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, 6% का मार्केट शेयर है और कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना है 40% से। अगर रेवेन्यू डबल करने की योजना है मैनेजमेंट द्वारा FY25 तक, तो यहां से रेवेन्यू डबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जिस हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम लोगों के बढ़ रहे हैं, इसका फायदा, साथ ही साथ हाउसिंग फॉर ऑल और जो भी होम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, फर्नीचर वगैरह चेंज करते हैं, डायरेक्ट फायदा स्टाइलम इंडस्ट्रीज को होगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1280 का, लॉन्ग टर्म 1 साल से नजरिया अगर रखे तो 1770 भी आ सकता है। बड़ा टारगेट है सिद्धार्थ जी का लॉन्ग टर्म के लिए, 1770 का है। फिलहाल पोजिशनल बेसिस पर 1280 के टारगेट्स आ रहे हैं। स्टाइलम, इस पर रखिए नजर, रिसेंटली इन्वेस्टर रेडार पर काफी एक्टिव भी रहा है। बट आज और कल के बीच में कई सारी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। ऑफ कोर्स सेक्टर की दिग्गज, सेक्टर की वन ऑफ द लीडर्स SRF, इसके नतीजे आएंगे कल। आइए आशीष हैं ही हमारे साथ, तो आशीष से जान भी लेते हैं SRF
क्या है अनुमान इसके लिए, आशीष बताइए। दीपांशु, कमजोर साइड पर ही नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दो जो मेजर सेगमेंट है कंट्रीब्यूट जो करते हैं, पैकेजिंग फिल्म्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन थोड़ा सा हल्का देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो टोटल रेवेन्यू है, कंपनी की आय है, इसमें इजाफा जो है सिर्फ 6% के आसपास का देखने को मिलेगा, यानी करीब 3,550 करोड़ की आय पिछले साल थी, इस बार बढ़कर 3,747 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इनके रियलाइजेशंस घटे हैं तो इसके चलते कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा अगर आप देखें तो ये 4.5% घट सकता है, 948 करोड़ से घटकर 905 करोड़। और कामकाजी मुनाफे के बाद मार्जिन्स की बात की जाए तो ये भी देखिए 26.7% था पिछले साल, जो कि घटकर हो जाएगा केवल 24%। और टोटल इसी के चलते आप देखेंगे कि जो मुनाफा है यहाँ पर भी आपको करीब करीब 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे कमेंट्री डिमांड को लेकर, आउटलुक को लेकर क्या आती है, काफ़ी खास रहेगी। यूपीएल में भी हमने कमेंट्री देखी है, लेकिन नतीजों के लिहाज से देखें, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कमज़ोर साइड पर आएंगे रिजल्ट। कमजोर रिजल्ट रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं एसआरएफ से। ये है आपके लिए रिजल्ट के पहले का अनुमान आपके लिए आता हुआ, यानी कि ज़्यादा मजबूत नंबर्स आएंगे नहीं इस बार एसआरएफ में। नंबर्स के पहले पोजीशनिंग कैसी है, जरा इस पर एक बार फोकस कर लिया जाए और समझ लेते हैं। सुमित जी, कोई ट्रेड बनता है 2540 के आसपास या छोड़ दें? अरे जी, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशन से एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर मूव यहाँ से बन सकता है, लेकिन इसमें नीचे में सपोर्ट ध्यान में रखना है कि 2499 2500 ये सपोर्ट अगर नीचे में टूट गया तो फिर गिरावट आएगी। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। और ऊपर के अंदर 2560 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 2600 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में एसआरएफ में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसआरएफ नजर रखते हैं, सेक्टर का वन ऑफ द लीडर्स भी है और इसके नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी हमारे लिए थ्रो कर सकते हैं। इस पूरे सेक्टर से क्या एक्सपेक्ट करना है आज के लिए भी अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट नंबर्स इस सेक्टर के आ ही रहे हैं। पिडलाइट पर भी हमारी नज़र है, अगेन ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट का ये काउंटर भी रेडार पर आ ही जाता है। आरती के भी नंबर्स आएंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा बाजार के नज़रिए के लिए। बट इसके साथ ही कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट नंबर्स भी हमारे साथ आने वाले हैं और उनमें है एक अपोलो टायर्स। एमआरएफ की अभी बात चल रही थी, एमआरएफ के नतीजों से दमदार रिएक्शन आया, बाकी टायर स्टॉक्स के भी जो अब तक नतीजे आए काफ़ी अच्छे रहे। अपोलो टायर से क्या एक्सपेक्ट करना है, सिटी साहब अभी बात करके गए थे, आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए कैसे रहेंगे इसके नंबर्स? देखिए, अनुमान तो काफ़ी बढ़िया नतीजों का है। आपको आय में भी बढ़त दिखेगी, लगभग 12 से 13% के आसपास की जो है वहाँ पे बढ़त आती हुई दिखेगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो OEM से जो मांग है और उसी के साथ साथ जो रिप्लेसमेंट डिमांड में रिकवरी है वो काफ़ी बढ़िया दिख रही है, इसलिए आपको जो आपको आय में है वहाँ पे बढ़िया ग्रोथ दिखेगी, लगभग 12 से 13% की। मार्जिन जो है वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट की अनुमान है, क्योंकि जो 11% के मार्जिन है वो बढ़कर लगभग 15.3% के आसपास का अनुमान है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो लागत में कमी है और उसी के साथ साथ जो प्राइस हाइक लिया है, तो दोनों जगह से एक तो ऊपर से प्राइस हाइक भी आया है और लागत में कमी हुई है, तो दोनों के चलते जो मार्जिन है वो एक्सपेंशन होते हुए दिखेंगे, इसलिए लगभग 11% से बढ़कर 15.3% के आसपास आते हुए दिखेंगे। आय बढ़ी है, मार्जिन बढ़े हैं, तो डेफिनेटली मुनाफा भी बढ़कर आता हुआ दिखेगा। और मुनाफा जो 113 करोड़ का उसका जो हमारा अनुमान है वो लगभग 340 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा आने का अनुमान है। हालांकि ये चीज देखना होगी क्योंकि यूरोप से जो आने वाली आय है वहां पर नजर रखना होगी, क्योंकि वहां पर जो सीजनल तेजी की जो उम्मीद है उसके चलते यहां पर उसका कितना इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल आपको नतीजे काफी बढ़िया आते हुए दिखेंगे, आय में सुधार दिखेगा, मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा और अगर आप मुनाफे में देखेंगे वहां पर भी बढ़िया बढ़त दिखती हुई दिखेगी। तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहनी चाहिए जहां तक अपोलो टायर्स का सवाल है। टायर्स वैसे भी अच्छे मोमेंटम में हैं ही। सिद्धार्थ जी, अपोलो टायर्स पर कोई राय? एंड ऑफ कोर्स जो टायर्स एज अ होल परफॉर्मेंस आ रही है इस बार नतीजों को लेकर, वहां पर कोई व्यू आपका? नहीं, डेफिनेटली ये पूरा ही सेगमेंट अच्छा कर सकता है, स्पेशली अपोलो टायर्स अच्छा कर सकता है। और मुझे बहुत उम्मीद है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से भी, क्योंकि ऑफ रोड टायर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा करता है। हम देख रहे हैं कि एक बार मॉनसून आते हैं तो ऑफ रोड टायर्स के डेफिनेटली डिमांड जाते हैं और ओवरऑल टायर स्पेस के डिमांड आते हैं। तो ये पूरे ही समूह में मुझे अगर दो कंपनी को अगर चुननी हो तो अपोलो टायर्स फॉलोड बाय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ओके, तो अपोलो टायर्स पहली प्रेफरेंस है सिद्धार्थ जी की और फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। डेज हाई पर स्टॉक भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वो दिखाई रहा है कितना अच्छा मोमेंटम इस स्पेस में बना हुआ है। कुछ और स्टॉक्स में भी मोमेंटम है। एक और कंपनी जिसके नतीजे आने वाले हैं आज, बिरला सॉफ्ट, वो भी अच्छी दिख रही है, 2% ऊपर बिरला सॉफ्ट भी इस समय ट्रेड कर रही है। इसके भी नतीजों के बारे में बात करेंगे, पर एक बार चार्ट पर चेक ले लें क्योंकि 2.25% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है बिरला सॉफ्ट। सचिन जी एक बार देखेंगे सर बिरला सॉफ्ट का चार्ट, 288 का लेवल्स।
दीपांशु, आई थिंक काफी स्टेबल प्राइस एक्शन है अभी भी, एंड जिस तरीके से फिलहाल ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड हो रहा है, तो आई थिंक हेडरूम अभी भी थोड़ी सी अवेलेबल है। लगभग अराउंड 305 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। नीचे सपोर्ट काफी अच्छी तरह नजर आ रहा है अराउंड 270-275 के आसपास का, तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में रहना चाहिए काउंटर। बड़ी वीकनेस नजर नहीं आ रही, तो इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक रिजल्ट्स की वजह से 305 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। ये है आपके लिए 305 तक की स्कोप बिरला सॉफ्ट में ऊपर जाने के लिहाज से। आइए बढ़ते आगे। पिडिलाइट नतीजे पेश करेगा आज, बाजार बंद होने के बाद मोस्टली आते हैं या आ भी सकते हैं, किसी भी वक्त तैयारी है। आए उससे पहले अनुमान जान लीजिए। हाँ आगे नहीं आए। हाँ जल्दी से बता दो, आ सकते हैं कभी भी। हाँ सर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे क्योंकि कंपनी की आय में करीबन 9% फेविकॉल वाली है ना कंपनी है। हाँ ओके। तो कमोडिटी के भी प्राइस घटे ऑयल के, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। 9% से कंपनी की आय बढ़कर आ सकती है 2728 करोड़ के आसपास की आय आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 26% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मार्जिन्स में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 16% थे मार्जिन्स किए थे कंपनी ने, इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 19% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो 25% से बढ़कर 317 करोड़ के आसपास आ सकता है। घरेलू वॉल्यूम्स की बात करें तो 11% की उम्मीद है यहाँ पर। कोई प्राइस हाइक कंपनी अब नहीं लेगी आगे चलकर, इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ पिछले कुछ क्वार्टर में प्राइस हाइक लिए थे, तो डिमांड के चलते यहाँ पे अगर प्राइस कट आता तो उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पिछली तिमाही से ग्रॉस मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है, और जैसे कि एबिटा मार्जिन्स की हम बात कर रहे थे, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही साथ वाई बेसिस पे काफी इंप्रूव होकर इस क्वार्टर में दिख सकते हैं। डिमांड ट्रेंड पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। तो 11% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है पिडिलाइट के लिए। पिडिलाइट मार्जिन एक्सपेंशन कैसा रहता है इस बार देखना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल कॉस्ट का कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि कंजम्पशन कंपनीज में वही फोकस रहा है। हालांकि ऑफ कोर्स एफएमसीजी इंडेक्स आज लाइफ हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आखिरी 10 मिनट भी बाकी है। अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेनी है इस समय बाजार पर। आइए पहले अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं इस समय की। अनिल जी 40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 7 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है दोनों में। यूरोप के बाजार में आधे % की तेजी है, अच्छे मूड में। यूके बंद है, करीब 2% ऊपर कच्चा तेल इस समय ट्रेड कर रहा है। रुपया जो सुबह 9 पैसे मजबूत था, अब 1 पैसे कमजोर है, तो थ्रू द थोड़ा ऊपर है, बट अदरवाइज मोमेंटम बढ़िया है। सर क्या करके जाना है कल के लिए? तेजी ना, निफ्टी में तो कोई डाउट ही नहीं है। पर निफ्टी क्लोज हो रहा है 18,250 के ऊपर। क्लियर कट ब्रेकआउट एक और मिल रहा है जहां आपको तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। जिन्हें डर लगे हेज करना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन वाले ट्रेडर हैं कि 3:30 बजे हेज करेंगे, 9:15 बजे अपनी हेजिंग काट लेंगे अगर जरूरत पड़ी, तो उन्हें 18,100 का पुट ऑप्शन या 18,050 का पुट ऑप्शन लेना चाहिए आपकी मर्जी के हिसाब से। अदरवाइज ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग शॉर्ट है उन्हें शॉर्ट काटनी चाहिए, और अगर फिर भी आप और इंतजार करना चाहते हो तो 18,400 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,300 के आसपास बंद हो रहा है। 43,350 के ऊपर बंद होता तब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह देता कि बिल्कुल शॉर्ट काट के ही जाइए। वैसे तो जिनके कमजोर शॉर्ट्स हैं, कमजोर शॉर्ट से मेरा मतलब है जिन्होंने 43,000 या इसके नीचे शॉर्ट किया, उन्हें शॉर्ट काट लेना चाहिए, उनके लिए ठीक नहीं है। जिनकी शॉर्ट 43,300 से ऊपर की है, वो चाहे तो एक दिन और इंतजार कर लें। बट अदरवाइज वैसे जिस तरह की रिकवरी आई है, शॉर्ट रहने से ज़्यादा रिस्क, लॉन्ग रहने से ज़्यादा रिस्क शॉर्ट रहने में। फिर भी अगर आपको लगे लॉन्ग पोजीशन है, हेज करना है, 43,000 का ऑप्शन लेकर करें, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। और शॉर्ट है, हेज करना चाहते हैं, 43,500 या 43,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। बट ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है इस दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट। बिल्कुल। तो चलिए रुझान तेजी का रखिए, हेज अगर रखना है तो थोड़ा हेज रखिए। बाय ऑन डिप्स को जी व्यू आपको दे ही चुके हैं। बात बस यही है कि आज के बाजार ने आपको बाय ऑन डिप्स का मौका ही नहीं दिया है। देखते हैं कैसा मूवमेंट इस पर आपके लिए आएगा, बट मूव अच्छी आ रही है इस स्पेस में, नो डाउट अबाउट इट। बाजार की अच्छी तेजी आज के लिए बनी हुई है। कुछ और भी स्टॉक्स हैं जिस पर मूव आपको अच्छी आती है। देखिए मिड कैप आईटी एक्चुअली रखिए नजर। अभी बिरला सॉफ्ट की बात करी थी, सोनाटा सॉफ्टवेयर भी आपको मूवमेंट दिख रहा है, तो मिड कैप आईटी में थोड़ा एक्शन है इस समय। लार्ज कैप आईटी भी थोड़ा आज ठीक ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ी मूव वहाँ पर नहीं है।
बट यहाँ पे मूव आई है। HPCL जरा इसको एक बार पुल अप करिए। अभी पिछले 5 मिनट में HPCL में थोड़ा मोमेंटम आपको आते हुए दिखा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्चुअली तीनों पुल अप करिए, HP, BP, IOC, क्योंकि HPCL में पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा मोमेंटम अच्छा वाला आया है। BPCL हल्की फुल्की मूव दिखा रहा है, इसमें उतना मूव नहीं है। IOC में भी अभी मूव आते हुए दिख रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा एक्शन बन रहा है। HPCL, सुमित जी एक बार जरा चार्ट देखेंगे। कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है, बट पिछले 5 मिनट में थोड़ा एक्शन शुरू हुआ है सर इसमें। दिवांशु, थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर, और वैसे देखोगे तो HPCL और BPCL ने पिछले कई दिनों से एक तेजी ही दिखाई है। तो HPCL ने लास्ट 2 दिनों में करेक्शन दिखाने के बाद आज लोअर लेवल से वापस से रिबाउंड दिखाने का शुरुआत किया है। पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 260 का इसके अंदर इमीडिएट ऊपर में हर्डल है। 260 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छा तेजी का मूव बनेगा और फिर ऊपर में 275 से 280 तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं HPCL के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL। देखते हैं कैसे मूव इस पर आती है। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक्शन दिख रहा है। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको देने के लिए कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, खरीदना है निफ्टी का 18,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो भी 127 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दीप रखना होगा 75 पर, 75 पर आप स्टॉप लॉस लगाए, 127 पे खरीदे। पहला टारगेट दीप इसका है 179 का एंड दूसरा टारगेट है 205 का। सो 179, 205 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,200 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन 11 मई की एक्सपायरी का 127 पे। निफ्टी के डेटा डेफिनेटली दीप कंपेयर टू और रिलेटिव टू बैंक निफ्टी बेटर है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ओपन होकर वहीं पे है। निफ्टी में कंटिन्यूसली आपको तेज़ी देखने मिली है। जो हिसाब से डेटा भी यहाँ पे बने हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा कि एक ब्रेकआउट आपको 18,200 के ऊपर आज देखने मिला है दीप। आफ्टर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस मूव 18,200 को निकालना और उसके ऊपर इतना सस्टेन करना पूरे दिन डेफिनेटली क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 18,350, 400 ऑन एन इमीडिएट बेसिस टिल 18,200 लेवल्स आर हेल्ड। तो 18,400 के तरफ निफ्टी अपनी नज़र बना रहा है। फिलहाल 18,200 इन द मनी का कॉल जय की तरफ से आपको खरीदारी की राय आ रही है। वो कॉन्फिडेंस है कि बाजार यहाँ से आपको और ऊपर जा ही सकता है। डेज हाई पर हम क्लोज होने के लिए तैयार भी है। आइए थोड़ा अर्निंग्स राउंड ऑफ कर ही लें। लुपिन भी बचा हुआ है, कल इसके आने वाले नतीजे। नुपुर हैं हमारे साथ। नुपुर बताइए, लुपिन थोड़ा इंटरेस्ट भी है स्टॉक में, अभी थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर का पिक भी आया था। नंबर्स कैसे रहेंगे इसके? नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं क्योंकि कंपनी में इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 7% से बढ़कर 4,160 करोड़ के आसपास आती आपको दिखेगी। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास आते दिखेगा, जो पिछले साल 270 करोड़ के आसपास था। और मार्जिन्स में शार्प इंप्रूवमेंट इस बार आप देख पाएंगे। 7% से 12% की उम्मीद है। और पिछले साल कंपनी ने 512 करोड़ का लॉस किया था, उसके अगेंस्ट इस बार मुनाफा आ सकता है 167 करोड़ के आसपास का। यूएस सेल्स में देखें इस बार 6% की ग्रोथ का अनुमान है। 17.5 करोड़ डॉलर के आसपास यूएस सेल्स आ सकती है। घरेलू कारोबार की भी बात करें तो 4 से 5% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेकर चल रहे हैं। रॉ मटेरियल के प्राइस में एक शार्प फॉल नजर आया। यूएस के प्राइसिंग प्रेशर भी अब कम होते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते मार्जिन्स में आपको इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा। और प्रोडक्ट लॉन्च और मार्जिन्स के आउटलुक पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यूएस सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 6 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और इंडियन बिजनेस भी इस बार आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन, थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। रिसेंटली फार्मा में थोड़ा आपको रिकवरी का आसार दिखा भी है। अब देखते हैं क्या ये ट्रेंड लुपिन आगे बढ़ाता है। आज ऑलमोस्ट 4% की तेजी है, तो यहाँ से तो आपको मजबूती दिखी ही है। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त एक्शन वाला दिन रहा है। फ्राइडे की गिरावट के बाद नए हफ्ते की शुरुआत दमदार नोट पर हुई है। फ्राइडे को करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में दिखी थी। आज ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रिकवरी तो आप क्लोजिंग पर ही देख रहे हैं। डेज हाई तो आपको थोड़ा और ऊपर ही था। निफ्टी फ्राइडे को जितना गिरा था उससे ज़्यादा रिकवर करके क्लोज होने को तैयार है। 18,300 के बेहद करीब आप क्लोजिंग देख रहे हैं निफ्टी की आती हुई। काफ़ी सारे स्टॉक से पार्टिसिपेशन रहा है, बट इंडसइंड फ्राइडे की 5% की गिरावट के बाद आज 5% ऊपर बंद होते दिख रहा है। टाटा मोटर्स 14 महीने में पहली बार आपको 500 के लेवल पर
आते हुए दिख रहा है, जबरदस्त मूव इस पर भी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिखा है। ओएनजीसी आज मोमेंटम में था। हिंडाल्को, टाटा स्टील में आपने खरीदारी देखी है। टाटा कंज्यूमर में भी अच्छा एक्शन था। एचसीएल टेक भी अच्छी मूव दिखा रहा था। एमएनएम, बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स भी काफी एक्टिव थे। एंड ऑफ कोर्स दिग्गजों की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सभी दिग्गजों में आपने 1 से 1.5% की खरीदारी देखी है। आईटीसी भी 0.5% ऊपर था। टीसीएस, एचयूएल में भी आधे % की खरीदारी है देखी है। इन्फी भी ½ % ऊपर आपको दिखा है। सिर्फ 8 स्टॉक्स से निफ्टी के जो नेगेटिव टेरिटरीज में थे, उसमें कोल इंडिया नतीजों के बाद और बेहद खराब नतीजों के बाद 2% नीचे बंद हुआ। अदानी ग्रुप शेयर्स में आज अक्रॉस प्रेशर ही था। अदानी एंटरप्राइजेस भी 1.5% नीचे था। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया, हालांकि नंबर्स इसके अच्छे आए थे। एलएनटी, नेस्ले, डेविस और जेएसडब्ल्यू, यहाँ पर आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। 7.5% के उछाल के साथ मैरिको आज आपका टॉप गेनर रहा। नंबर्स के बाद बड़ा रिएक्शन। मनापुरम 6% का उछाल इस पर भी पिछले हफ्ते की भारी पिटाई के बाद। मेट्रोपोलिस अच्छे एक्शन में था। लॉरस, लुपिन, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, ये सारे स्टॉक्स में आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। और फार्मा भी उस लिस्ट में जोड़ दीजिए। एल&टी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, ये दोनों भी अच्छे एक्शन में थे। मैक्स फाइनेंशियल में भी आपने खरीदारी देखी है। हिंदुस्तान कॉपर आज 3% ऊपर बंद हुआ। बाकी मेटल स्टॉक्स भी आपको काफी एक्टिव दिखे हैं। अपोलो टायर्स नतीजों से पहले एक्टिव रहा। बिरला सॉफ्ट नतीजों से पहले एक्टिव है। पिडलाइट के नतीजे आने वाले हैं, बट एस्ट्रल में आज 2-2.25% की मूव रही। एक्साइड नतीजों के बाद 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। महानगर गैस, ये भी नतीजों से पहले पॉजिटिव ही बंद हो रहा है। बट एबी फैशन, टीसीएनएस डील के बाद ये स्टॉक 3% टूटा है। हैवेल्स आखिरी कुछ मिनटों में इसमें गिरावट आई है, कल इस पर रखेंगे नजर। 2% नीचे बंद हो रहा है। कैनरा बैंक नतीजों के बाद थोड़ा 1.5% का कट। यूनाइटेड ब्रूरीज, इसमें भी कमजोरी है। इंडस टावर्स, डॉक्टर लाल, पेट्रोनेट, पिडलाइट, एमआरएफ 1,00,000% नीचे बंद हो रहा है ये काउंटर। शानदार तेजी होती हुई दिख रही दीप, और क्या गजब की रिकवरी बाजार ने एक दिन की गिरावट के बाद दिखाई और हफ्ते की दमदार शुरुआत करके दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हुए दिखे। न सिर्फ दिन की ऊंचाई बल्कि 16,800 से जो तेजी शुरू हुई है, उस तेजी का हाईएस्ट लेवल निफ्टी पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। और बैंक निफ्टी भी वहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जो हाईएस्ट लेवल उन्होंने 43,700 के आसपास का बनाया है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर मैं पहले फोकस कर दूँ, जब तक कि फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आए। क्या डीजल व्हीकल्स के दिन लगने वाले हैं? जी हाँ, सरकार की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल इंजन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। और ये मुद्दा इंडस्ट्री और पब्लिक दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर होगी पूरी चर्चा कि क्या वाकई में डीजल वाहन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, डीजल व्हीकल्स के अलावा आपके पास विकल्प क्या है। एक्सपर्ट से लेंगे इसका जवाब। डीजल कार जल्द बेकार। वाह। आर.एस. शर्मा साहब है पूर्व चेयरमैन ओएनजीसी के, नरेंद्र तनेजा साहब है जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट, और अरुण मल्होत्रा साहब है पूर्व एमडी निसान इंडिया के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। डीजल कार जल्द बेकार। वैसे सिर्फ कार नहीं, बाकी व्हीकल्स भी होंगे। जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी के होंगे तो फिर सिर्फ कारें बंद होगी या वो बाकी ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स भी होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए बढ़ते आगे। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने का? बीते 1 साल में गोल्ड म्यूचुअल फंड ने औसतन 19% का रिटर्न दिया है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। वहीं गोल्ड ETF और सॉवरेन बॉन्ड फंड ने भी गोल्ड के मामले में निवेश के आपको अच्छे ऑप्शंस दिए। आज समझेंगे कि गोल्ड में निवेश की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। शाम 6:30 बजे देखिए हमारा मनी गुरु का खास शो मुनाफे की चमक। हमारे साथ होंगे फिरोज अजीज साहब, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ से, चिंतन हरिया साहब, हेड इन्वेस्टमेंट ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से। इन दोनों से करेंगे मुलाकात। और अब आइए एक बेहद खास इंपॉर्टेंट खबर जो आप सबके बेहद काम की है। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और नहीं भी करते हैं तब भी आप ध्यान से सुनिए समझिए, ताकि आप लोगों को सही राय दे सकें, मार्गदर्शन दे सकें। रेलवे में खाना कभी भी MRP पर नहीं मिलता। IRCTC ने वेज खाने का दाम 80 रुपये तय किया है, मगर ये मिलता है 110 से 130 रुपये की रेंज में। नॉन वेज खाने का दाम है 90 रुपये, मगर मिलता है 120 से 150 रुपये की रेंज में। और वजह है IRCTC के वेंडर्स की मनमानी, और इस लूट पर IRCTC का आंखें मूंदे रहना है। जी बिजनेस पर आज हम दिन भर IRCTC के वेंडर्स के खिलाफ पब्लिक की आवाज़ करेंगे बुलंद। अगर आपको भी ट्रेन में खाने को लेकर या किसी भी दूसरी सर्विस को लेकर कोई शिकायत तो आप हमें बताइए, हम आपकी शिकायत को अपने कार्यक्रम में हिस्सा देंगे। आप जी बिजनेस को ट्विटर पर टैग करके या फिर #MRP पर दो खाना
मतलब खाना एमआरपी पर दिया जाए। ये हमारी आज की विशेष पेशकश है और आप अपनी पिक्चर्स वीडियो हमें भेज सकते हैं और अगर कहीं भी आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है तो वो बताइए। और साथ ही IRCTC का जो ऑफिशियल हैंडल है @IRCTC ऑफिशियल, इसे भी टैग करिए और आप रेल मंत्रालय रेल को भी आप टैग कर सकते हैं ताकि आपकी बात वहाँ पर पहुँचे। तो अब ट्रेन में MRP पर खाना दिया जाना होगा ज़रूरी। इस बात को लेकर मुहिम जी बिजनेस पर आप देखेंगे। तो ये है आज का पूरा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग 18,264 इस पूरे रन की हाईएस्ट क्लोजिंग और बैंक निफ्टी में 43,284 622 अंकों पर 200 अंकों पर आपका निफ्टी बंद होता दिख रहा है। 700 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको नजर आएगी। डाउ फ्यूचर्स 42 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए। समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी और जय ठक्कर साहब, सुमित जी का भी दिल से धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे